हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। यहाँ से आपको मिलते हैं डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर कोर्सेज एंड अनलिमिटेड एक्सेस। इसके लिए डाउनलोड करना होगा अनअकैडमी का लर्निंग ऐप, और इसके डाउनलोड करते ही आप जुड़ जाते हैं इंडिया के टॉप 100 एजुकेटर्स के साथ। मैं योगेश्वर मिश्रा इस प्लेटफॉर्म से आपको जो है आज की क्लास जो मैं सामान्य विज्ञान के अंतर्गत जो है वह बायोलॉजी की क्लास ले रहा हूँ। और बायोलॉजी के अंतर्गत जो है आज मैं सेल बायोलॉजी और जेनेटिक्स की क्लास टॉपिक को कवर करूंगा, जो आपके यूपीएससी या अदर स्टेट पीएससी एग्जाम में जो प्री के हिसाब से जो क्वेश्चंस आते हैं, उसके सारे क्वेश्चन जो है आपके भी यहाँ इस क्लास करने के बाद आपको बनेंगे। ठीक है। इसके अलावा देखिएगा, मैं ऑप्शनल विषय में एंथ्रोपोलॉजी, इंडियन पॉलिटी और हिस्ट्री की क्लास भी ले रहा हूँ। ठीक है। मेरा कोड है UGM10। इसके साथ आप एडमिशन लेंगे तो आपको 10% का फायदा मिलेगा। ठीक है। देखिएगा, अन अकेडमी के द्वारा जो है जीएस जो सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है, वो दो फॉर्म में है। एक होता है प्लस कोर्स है, दूसरा आइकनिक कोर्स है। तो प्लस और आइकनिक कोर्स के दोनों फीचर जो है आपके स्क्रीन पर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। प्लस कोर्स के जो है कोर्स जो है वो 6 महीने, 12 महीने, 24 महीने और 36 महीने के लिए है, और उसकी फीस स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे स्क्रीन पे। ठीक है। मेरा कोड जो है UGM10 के माध्यम से आप करते हो तो आपको जो है 10% का जो है बेनिफिट्स मिलता है। इसी प्रकार जो आइकनिक कोर्स हैं उनके फीचर्स, आइकनिक कोर्स के जो फीचर्स आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, यह कोर्सेज जो है 12 महीने, 26 महीने और 36 महीने के अवेलेबल है। इनका जो फीस स्ट्रक्चर है आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। मेरा कोड जो है UGM10 के साथ आप एडमिशन लेते हो तो आपको का क्या होता है, बेनिफिट्स मिलता है स्टूडेंट। ठीक है। देखिएगा, अन अकेडमी के द्वारा जो है कॉन्टेस्ट का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है। यह कॉन्टेस्ट जो है 14 फरवरी को है, इसलिए जो है आप इसको जल्द से जल्द इसमें इनरोल हुए कॉन्टेस्ट के लिए। और कॉन्टेस्ट में इनरोल होने के लिए इस समय मेरा कोड जो है UGM10 का आप यूज कीजिएगा। ठीक है। इसके माध्यम से ही आप एनरोल होइएगा उसमें। ठीक है। और ये कॉन्टेस्ट में देखिएगा बहुत सारे अमेजिंग प्राइजेस जीतने का आपको मौका मिलेगा, जिसमें रैंक 1 से लेकर रैंक 10 तक जो है सभी को जो है 1 मंथ का यूपीएससी सीएससी जीएस प्लस का सब्सक्रिप्शन जो है मिलेगा। ठीक है। तो ये आपको एक मौका है, और इसमें भाग लीजिए, पार्टिसिपेट कीजिए। ठीक है। इसी प्रकार हम देखते हैं अन अकेडमी के द्वारा जो है ऑप्शनल और जो है आइकनिक जीएस का कॉम्बो कोर्स चलाया जा रहा है, जो 12 महीने, 24 महीने और 36 महीने के लिए है। ठीक है। उसका फीस स्ट्रक्चर जो है आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ठीक है। मेरा कोड जो है UGM10 के माध्यम से आप एडमिशन लेते हैं तो 10% का बेनिफिट्स होता है। इसी प्रकार हम देखते हैं ऑप्शनल कोर्स के साथ जो है यूपीएससी सीएससी जो है प्लस जो है जीएस कोर्स का अवेलेबल है, वो भी 12 महीने, 24 महीने और 36 महीने के अवेलेबल है। इसका फीस स्ट्रक्चर जो है आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। मेरा कोड जो है UGM10 के साथ आप लेते हैं तो आपको 10% का जो है बेनिफिट्स मिलता है। क्लियर चीजें। तो देखेंगे स्टूडेंट्स, आज जो हमारा क्लास जो है सेल बायोलॉजी और जेनेटिक्स के ऊपर मैं आप लोगों को ले रहा हूँ, वो भी हिंदी माध्यम में ले रहा हूँ। जो हिंदी माध्यम के जो बच्चे हैं उनको हमेशा कोशिका और आनुवंशिकी के संदर्भ में हमेशा डाउट का फूल स्थिति रहता है। ठीक है। तो आज ये आप क्लास करते हैं, और ये क्लास को बस कर लेते हैं तो आपका जितने भी पीएससी या यूपीएससी और पीएससी प्री के एग्जाम है, वो आपके सारे क्वेश्चन जो है सेल बायोलॉजी और जेनेटिक्स से रिलेटेड आएगा, तो आपके सारे क्वेश्चन बन जाएगा एक बार क्लास को देखने से ही, या इसमें क्लास में बने रहने से ही आपके सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। ठीक है। तो आपको क्लास को बिल्कुल आप लोग देखते रहिए। ठीक है। कोशिका की हम बात करते हैं। ठीक है। तो देखेंगे प्रत्येक व्यक्ति की शरीर जो है किससे मिलकर बना होता है, कोशिका से मिलकर होता है। चाहे वो एक कोषीय जीव हो, चाहे बहुकोषीय जीव है। ठीक है। सभी का जीव जो शरीर जो है किसका, सभी भी जीवधारी जो है इनका शरीर किससे मिलकर बना होता है, कोशिका से मिलकर बना होता है। ठीक है। तो कोशिका जीवों की क्या होती है, देखेंगे आधारभूत संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो हम एक कोशिका को कहते हैं। क्लियर चीज है ये। ठीक है। तो कोशिका में क्या होता है, कोशिका जो है चारों ओर से जो है एक परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा घिरी होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है। और प्रत्येक कोशिका में जो है देखेंगे सेल्फ रिप्रोडक्शन की क्षमता होती है, कि कोशिका से, एक कोशिका से जो है दो कोशिकाएं बनने की क्षमता होती है। ठीक है। तो कोशिका में क्या होता है, सेल्फ जो है गुणन की क्या होती है, क्षमता होती है। ठीक है। और प्रत्येक जीव का शरीर जो है एक सूक्ष्मतम इकाई द्वारा निर्मित होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। याद रखिएगा। और कोशिका क्या होती है, शरीर की जो है यह संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक इकाई है। क्लियर चीज है ये स्टूडेंट। ठीक है। तो इसको आप देख लीजिएगा।
हम बात करते हैं, देखिए कोशिका का जो अध्ययन जिस विज्ञान में किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं। क्या कह रहे हैं हम, साइटोलॉजी या कोशिका विज्ञान कहते हैं। क्लियर चीज है ये। कोशिका की खोज जो है सबसे पहले जो है रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले जो है कोशिका की खोज की थी। याद रखेंगे चीजों को, ठीक है। और कोशिका जो है, देखिए ये रॉबर्ट हुक ने जो है सबसे पहले कोशिका की खोज की थी। और कोशिका के अंदर जो है न्यूक्लियस होता है, इसकी खोज जो है सबसे पहले जो है रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस के बारे में बताया था। ठीक है। और कोशिका के अंदर जो जीव द्रव्य होते हैं जिसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, इसकी खोज जो है पुरकिंजे ने किया था। किसने किया था? पुरकिंजे ने किया था। ठीक है। याद रखेंगे चीजों को, ठीक है। तो सजीवों में कोशिका की हम बात करते हैं, कोशि सजीवों में जो है पाई जाने वाली कोशिकाओं की संख्या, उनकी आकृति और माप में भिन्नता दिखाई देती है। किसी जीव में केवल एक कोशिका हो सकती है जिसे हम कहते हैं एक कोशिकीय जीव कहते हैं। और कई जंतुओं का जो, और बहुत से अधिकांश जंतुओं का जो शरीर जो है एक से अधिक कोशिकाओं का बना होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। ठीक है। जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, बहुत ये इनका जो शरीर है कितना एक कोशीय जीवाणु होते हैं, इनका शरीर कितना होता है, मात्र एक कोशिका का बना होता है, इसलिए इनको क्या कहते हैं, एक कोशिकीय जीव कहते हैं। ठीक है। जैसे बहुत सारे जैसे जीव है, जैसे हमको जो आंख से दिखाई दे रहे हैं, जैसे तिलचट्टा है, कॉकरोच है, ठीक है, पक्षी है, मनुष्य है, जीवन जीव है, उनका शरीर किससे बना होता है, बहुकोशिकीय जीव से बना होता है। ठीक है। तो क्लियर चीज है। ठीक है। तो कोशिका जो है एक कोशिका से लेकर बहुकोशिकीय जीवधारी इस प्रकृति में पाए जाते हैं। ठीक है। तो कोशिका सिद्धांत जो है वो क्या है, इसको प्रतिपादित जो है सबसे पहले स्वीडन और जो है स्वान नामक वैज्ञानिकों के द्वारा किया गया था। ठीक है। उनका पूरा नाम था M.J. स्लाइडेन या स्वीडन, और एक जंतु भी किया था थियोडर स्वान, जिनको हम कंबाइंड रूप से बोलते हैं। स्वीडन और स्वान ने जो है वह जो है सेल थ्योरी को दिया था। ठीक है। तो सेल थ्योरी क्या है, तो देखेंगे प्रत्येक जीव का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं का बना होता है, और प्रत्येक जीव की उत्पत्ति जो है ये वह एक कोशिका से ही होती है, और प्रत्येक कोशिका एक स्वाधीन इकाई है, तथा सभी जीवधारियों में यह सभी तथा सभी कोशिकाएं एक साथ मिलकर काम करती है और जीव को बनाती है। किसी भी जीव को बनाने के लिए क्या होते हैं, कोशिका। प्रत्येक जीव का शरीर जो है कोशिका से बनता है। ये कोशिका ही क्या होती है, वो बहुकोशिकीय जीव में बदलती है, और सभी कोशिकाएं जो है क्या करते हैं, मिलकर काम करती हैं और एक जीव का शरीर का रचना करती हैं। ठीक है। कोशिका की उत्पत्ति जिस क्रिया से होती है उसमें केंद्रक जो है मुख्य कार्यकर्ता या सृष्टिकर्ता के रूप में भाग लेता है, और कोशिकाओं में जो है स्वगुणन की क्षमता होती है। ये कोशिकाओं में क्या होती है, स्वगुणन की क्षमता होती है। ठीक है। तो यह जो है सेल थ्योरी था, जिसको कोई किसने दिया था, स्वीडन और स्वान ने दिया था। ठीक है। प्रत्येक जीवधारियों का शरीर जो है कोशिकाओं से बना होता है। ठीक है। अब हम कोशिका के प्रकार देखते हैं स्टूडेंट्स। तो कोशिका की रचना के आधार पर कोशिकाओं के दो प्रकार होते हैं। एक हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक का सेल होता है जैसे आदिम प्रकार का सेल यह, ठीक है। दूसरा होता है यूकैरियोटिक सेल। ठीक है। तो याद रखेंगे, एक जो कोशिका की रचना के आधार पर कोशिकाओं के कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार है। एक है प्रोकैरियोटिक सेल, क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। दूसरा हम किसको कहते हैं, इसको हम यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। ठीक है। तो ये ध्यान देंगे इसको। ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक सेल को क्या बोलते हैं, प्रारंभिक कोशिकाएं हम कहते हैं। क्या है, प्रारंभिक कोशिका कहते हैं। तब जब हम पृथ्वी पर जो है जीवन की उत्पत्ति हो रही थी, तो सबसे पहले जो कोशिका बना था वह प्रोकैरियोटिक सेल ही था। क्या था, वह प्रोकैरियोटिक सेल था। इसलिए इसको प्रिमिटिव सेल भी कहा जाता है या प्राइमरी सेल भी कहा जाता है। ठीक है। यह सरल रचना वाली कोशिका होती है। इस प्रकार की कोशिका में जो है वह ट्रू न्यूक्लियस का अभाव होता है। न्यूक्लियस जो होती है ना, उसका अभाव होता है स्टूडेंट। और यह इस प्रकार की जो कोशिका होती है बैक्टीरिया बैक्टीरिया वायरस और साइनोबैक्टीरिया में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया में पाया जाता है। ठीक है। क्लियर चीजें, इसको देखेंगे। और जीवाणु कोशिका जो है इस प्रकार की एक कोशिका का सबसे अच्छा उदाहरण है। यूकैरियोटिक सॉरी प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण जो है क्या है,
बैक्टीरियल सेल है। क्या है? बैक्टीरियल सेल जो है वह जो है इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण होता है। क्लियर चीज है ये। इसमें पाए जाने वाले आनुवांशिक पदार्थ जो होते हैं, जो क्रोमोसोम होते हैं, गुणसूत्र होते हैं, वह साइटोप्लाज्म में ही बिखरे होते हैं, क्योंकि इसमें सत्य न्यूक्लियस का क्या होता है? अभाव होता है। क्लियर चीजें तो याद रखिएगा। और इसमें जो कोशिका के जो है बड़े जो अणु होते हैं, कोशिकांग होते हैं, वह क्या होते हैं? अब्सेंट होते हैं। बड़े कोशिकांगों का क्या होता है? इसमें अभाव होता है। क्लियर चीजें तो इस बात को याद रख लीजिए, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस प्रकार के जो कोशिकांगों का जो है यूकेरियोटिक कोशिकाओं में, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या होता है? अभाव होता है। ठीक है, तो यह एक प्रकार का टिपिकल प्रकार का प्रोकैरियोटिक सेल है। देखेंगे ये प्रोकैरियोटिक सेल है, और यह जो है एक टिपिकल जो है यूकैरियोटिक सेल है। क्या है यह? यूकैरियोटिक सेल का हमने एग्जांपल बताया है। क्लियर चीज है ये। तो प्रोकैरियोटिक सेल में देखें क्या होता है, देखिए इसमें किसी प्रकार का सत्य न्यूक्लियस नहीं पाया जा रहा है। जो जेनेटिक मटेरियल है, देखिए कि डीएनए जो है वो क्या होता है? साइटोप्लाज्म में ही बिखरे होते हैं। क्लियर चीज है ये। ठीक है, राइबोसोम पाए जाते हैं, ये साइटोप्लाज्म है। ठीक है, यहाँ पर ट्रू न्यूक्लियस जो है नहीं पाया जाता है। तो यह एक प्रकार का क्या है? यह एक प्रकार का बैक्टीरियल सेल है। इसको हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। ठीक है, और यह जो है टिपिकल यूकैरियोटिक सेल है। देखेंगे इसमें एक न्यूक्लियस, स्पष्ट रूप से एक न्यूक्लियस पाया जाता है। न्यूक्लियस के अंदर भी एक छोटा सा न्यूक्लियस जैसी संरचना पाई जाती है, जिसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोलस जो है यह कोशिका द्रव्य से पृथक होता है। किसके द्वारा? यह न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा। किसके द्वारा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा जो है पृथक रहता है। ठीक है, यह एक बड़ा कोशिका है, और कोशिका के चारों ओर जो है क्या पाया जाता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाए जाते हैं। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच जो है एक फ्लूइड भरा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं हम? साइटोप्लाज्म कहते हैं। और इसी में साइटोप्लाज्म में जो है कोशिकांग पाए जाते हैं। जैसे कौन कौन से? तो देखेंगे राइबोसोम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया है, और प्लांट सेल में कहेंगे तो क्लोरोप्लास्ट। इस प्रकार की जो है कोशिका, बड़े कोशिकाओं की जो कोशिकांग है वो साइटोप्लाज्म में बिखरे पड़े होते हैं। ठीक है, क्लियर चीजें। इसी प्रकार जो है न्यूक्लियस के अंदर जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से वह चारों तरफ घिरा होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और के अंदर जो है यह जो है न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। न्यूक्लियस के अंदर जो साइड फ्लूइड पाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, और इस न्यूक्लियोप्लाज्म में जो है बहुत सारे जो है ऐसे महीन धागे जैसी संरचनाएं दिखते हैं, जो हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं जेनेटिक मटेरियल कहते हैं, या क्रोमोसोम या गुणसूत्र कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे यूकेरियोटिक कोशिकाओं के जो गुणसूत्र हैं या न्यूक्लियर जो जेनेटिक मटेरियल है, वह स्पष्ट रूप से साइटोप्लाज्म, मतलब यहाँ के कोशिका के जो कोशिका द्रव्य है उससे पृथक रहते हैं। ठीक है, वह कोशिका द्रव्य में बिखरे नहीं होते हैं, जबकि यहाँ पर क्या होते हैं? जेनेटिक मटेरियल जो है वो साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं? बिखरे रहते हैं। ठीक है, ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं का मेन डिफरेंस है। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल को बोलते हैं, ठीक है, यह एक पूर्ण विकसित सेल होती है। ठीक है, इस प्रकार की कोशिकाएं जो है देखेंगे विषाणु, जीवाणु और ब्लू ग्रीन एल्गी को छोड़कर सभी जीवधारियों में, पौधों में इस प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। यूकेरियोटिक कोशिकाएं किसमें नहीं पाई जाती हैं? जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं ना, विषाणु है, जीवाणु है और ब्लू ग्रीन एल्गी है, उनको छोड़कर जो है सभी पौधों और जीवों में जो है उनका शरीर जो है यूकेरियोटिक सेल का बना होता है। इनमें सभी प्रकार की कोशिकांग जो है उपस्थित होते हैं। यह एक टिपिकल यूकेरियोटिक सेल है। ठीक है, क्लियर चीजें। तो प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक सेल्स में आप अंतर देखेंगे। अधिकांश प्रोकैरियोटिक सेल एक कोशिकीय होती हैं। यूकेरियोटिक सेल जो है वह एक कोशिकीय से लेकर क्या होती हैं? बहुकोशिकीय तक होती हैं। ठीक है, इनका आकार जो है बहुत कम होता है। इनका आकार जो है प्राय थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन दोनों ही क्या है? माइक्रोस्कोपिक ही होती हैं। ठीक है, इसमें केंद्रीय झिल्ली की अनुपस्थित होती है। इसमें केंद्रीय झिल्ली जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है स्पष्ट रूप से पाया जाता है। इसमें एक क्रोमोसोम होता है, इनमें एक से अधिक क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें जो बड़े कोशिकांग है जैसे प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, ये सब इसमें प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होते हैं? अब्सेंट होते हैं, और इसमें सब ये उपस्थित होते हैं। ठीक है, क्लियर चीज है ये। ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में के उदाहरण क्या है? जीवाणुओं की कोशिकाएं, नीले हरे शैवाल की कोशिकाएं, ये
प्रोकैरियोटिक सेल के उदाहरण है। यूकैरियोटिक सेल जो है वह अमीबा, पैरामीशियम और अन्य अन्य प्रकार के पादप और जंतु कोशिका जो है वह यूकैरियोटिक कोशिकाओं के क्या है, उदाहरण है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो विभाजन है वह बाइनरी फिशन के द्वारा होता है, जबकि जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जो कोशिका विभाजन जो है समसूत्रण विधि द्वारा होता है या अर्धसूत्रीय विधि द्वारा होता है। यह समसूत्रण विधि द्वारा माइटोटिक द्वारा होता है, ठीक है, याद रखेंगे। लेकिन ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या हो गया, अंतर हो गया। तो एक हम कोशिका की स्टूडेंट संरचना देखते हैं, एक टिपिकल कोशिका होती है ना, तो हम बात करते हैं, देखिए यूकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती हैं क्या होती हैं, वह अब हम बात करते हैं, हमने यूकैरियोटिक कोशिका की बात किया ना, तो यह यूकैरियोटिक कोशिका जो है एक कोशिकीय से लेकर क्या होती है, यह बहुकोशिकीय हो सकती है, ठीक है। तो एक कोशिकीय जीवों में जो यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है उसका उदाहरण है अमीबा है, पैरामीशियम है, या एक कोशिकीय जीव हैं जिनमें क्या होती है, यूकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती है, ठीक है। इसी प्रकार हम बात करते हैं यूकैरियोटिक कोशिकाएं जो है बहुकोशिकीय जीवों में जैसे पाई जाते हैं, जैसे प्लांट्स एनिमल्स हैं। तो इस आधार पर जो यूकैरियोटिक कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं, प्लांट सेल और एनिमल सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लांट सेल और एनिमल सेल कहते हैं, ठीक है। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल में कोशिकाओं में टिपिकली तो सेम होते हैं, बट इसमें कुछ डिफरेंस होता है। तो हम उसको पहले एक कोशिका की संरचना देख लेते हैं, उसके बाद हम प्लांट सेल और एनिमल सेल की बात करते हैं, ठीक है। तो कोशिका का निर्माण जो है विभिन्न घटकों से होता है, जिन्हें हम सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं, ठीक है। प्रत्येक कोशिकांग जो है एक विशिष्ट कार्य करने के लिए रूपांतरित होता है, और कोशिकांगों के कारण ही कोशिका एक जीवित संरचना होता है, जो जीवन संबंधी सभी कार्य जो है संपन्न करता है, ठीक है। तो एक सुगमता की दृष्टि से कोशिका को हम तीन भागों में बांट सकते हैं, ठीक है। तो बाहरी जो झिल्ली होती है, को देखिए हम कोशिका को तीन भागों में बांटते हैं। पहला जो हम बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं। पहला क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है। दूसरा जो पार्ट होता है वह सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म का होता है, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस है, स्टूडेंट देखेंगे ये पहला पार्ट हमने कहा क्या, सेल मेम्ब्रेन का। दूसरा पार्ट हमने इसको साइटोप्लाज्म का, इस फ्लूइड को हमने साइटोप्लाज्म का। तीसरा पार्ट तो हम कहते हैं किसको कहते हैं, न्यूक्लियस को कहते हैं। ये केंद्रक जो है ये इसका क्या है, तीसरा पार्ट है, ठीक है। तो हम तीन पार्ट में जो है एक कोशिका को हम देखते हैं। पहला हम क्या कर रहे हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दूसरा जो है कोशिका द्रव्य, और तीसरा जो है न्यूक्लियस की हम बात करते हैं, इसके अंदर क्या क्या संरचनाएं पाई जाती है उसको हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो कोशिका का जो है, कोशिका की बात करें प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यही प्रकार का प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो जंतु का प्लांट कोशिकाओं में जो है यहाँ क्या पाया जाता है, बाहर वो जो है सेल वाल पाया जाता है। तो जब हम प्लांट्स और एनिमल सेल को अलग अलग करेंगे तब पढ़ेंगे। अभी एक टिपिकल कोशिका की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक जंतु के सेल है, यह क्या है, यह एनिमल सेल है यह, और यह एक प्रकार का क्या है, यह प्लांट सेल है, क्या है, प्लांट सेल है। मतलब यह प्रकार का क्या है, यह पादप कोशिका और ये जंतु कोशिका, लेकिन दोनों क्या है, यह यूकैरियोटिक कोशिका है। यूकैरियोटिक कोशिका को हम पढ़ रहे हैं तो उसको हम तीन भागों में पढ़ते हैं। पहला जो है कोशिका झिल्ली, दूसरा कोशिका द्रव्य और केंद्रक, ठीक है। यहाँ पर हम देखते हैं तो कुछ क्लियर चीजें। तो कोशिका झिल्ली की हम बात करते हैं, देखिएगा प्रत्येक कोशिका के सबसे ऊपरी बाहरी आवरण को एक पतली मुलायम और लचीली जो है झिल्ली होती है, जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली कहते हैं, ठीक है। यह जो है सेमी परमिएबल होती है, पोर्स पाए जाते हैं जो सेमी परमिएबल, चूंकि इस झिल्ली द्वारा कुछ ही पदार्थ अंदर या बाहर जा सकते हैं, तो सेलेक्टिव जो है परमिएबल मेम्ब्रेन भी इसे कहते हैं। क्लियर चीजें। तो यह जो है लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, किसकी बनी होती है, लिपोप्रोटीन बोलते हैं, लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। दो परत प्रोटीन और बीच में जो है एक परत जो है लिपिड की पाई जाती है। क्लियर चीजें। यह कोशिका झिल्ली जो है क्या कार्य करती है, यह कोशिकाओं को जो है, कोशिका को जो है मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करती है, उसे अपने एक निश्चित आकार देती है, ठीक है। जंतु कोशिका में यह सीलिया, फ्लैजिला और माइक्रोबिलाई आदि के निर्माण में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ठीक है। ये हम जंतु कोशिका प्लाज्मा में बात करते हैं, एक हम मतलब कुछ सेल वाल क्या होता है। तो प्लांट देखेंगे, प्लांट जो सेल होता है, हमने प्लांट सेल को देखा ना यहाँ पर, तो प्लांट सेल में देखेंगे क्या होता है, यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसके के बाहर जो है वो एक सेलुलोज का बना हुआ जो है एक थीक आवरण होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जो है वो हम कहते हैं सेल वॉल कहते हैं। तो ये प्लांट सेल में पाया जाता है, याद रखिएगा।
से कोशिका भित्ति जो है यह जो है प्लांट सेल में पाया जाता है। कोशिका के चार प्लांट सेल चारों ओर से एक मोटी कड़े आवरण द्वारा घिरी रहती है जो सेल्यूलोज की बनी होती है और यह परमिएबल होती है। ठीक है, तो इस प्रकार की हम इसको क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं। याद रखिएगा ये, यह कोशिका झिल्ली की रक्षा करती है तथा उसके सूखने से मदद करती है। ठीक है, जंतु कोशिकाओं में सेल वॉल नहीं पाया जाता, स्टूडेंट, केवल जो है प्लांट सेल में पाया जाता है। ठीक है, ठीक है, अब हम बात करते हैं साइटोप्लाज्म की बात करते हैं। तो साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म जो है कोशिका भित्ति कम केंद्र के बीच या प्लाज्मा मेम्ब्रेन और केंद्र के बीच जो है एक फ्लूइड जैसी संरचना पाई जाती है जो कोशिका में भरी होती है, उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। यह अनेक कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थों से मिलकर बना होता है, जिसमें खनिज, लवण, जल, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा पाए जाते हैं। ठीक है, यह कोशिका द्रव्य जो है एक बहुत गाढ़ा चिपचिपा ट्रांसलूसेंट या चिपचिपा पदार्थ होता है। इसमें अनेक संरचनाएं उपस्थित होती हैं जिसे हम कोशिकांग कहते हैं। यूकरियोटिक कोशिकाओं में कोशिकांग जो है झिल्ली युक्त होती है, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में यह झिल्ली युक्त नहीं होती है। ठीक है, कोशिका द्रव्य में निम्नलिखित कोशिकाएं पाई जाती है। देखिए, कोशिका द्रव्य में जो है क्या पाया जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है जिसको ईआर कहते हैं। ठीक है, जंतु और पादप दोनों ही कोशिकाओं में अत्यंत सूक्ष्म शाखित और झिल्लीदार अनियमित नलिकाओं का बना जाल पाया जाता है, जिससे जो है हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। यह लिपोप्रोटीन की बनी होती है और कोशिकाओं के समांतर नलिकाओं के रूप में यह फैली रहती है। ठीक है, कोशिकाओं में इसका विस्तार कभी कभी जो है बाह्य झिल्ली से प्लाज्मा झिल्ली तक होता है। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। यह दो फॉर्म में पाया जाता है, एक को हम बोलते हैं एस ई आर और दूसरे को बोलते हैं आर ई आर। क्या बोलते हैं, आर ई आर बोलते हैं स्टूडेंट। ठीक है, एस ई आर और आर ई आर बोलते हैं। ठीक है, एस ई आर में जो है, आर ई आर में क्या होता है देखेंगे, इस प्रकार की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बाहरी झिल्ली से बहुत से जो है राइबोसोम के कण पाए जाते हैं। राइबोसोम चिपके रहते हैं, तो राइबोसोम के चिपके के कारण इसको राइबोसोमल एंडोप्लाज्मिक या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। यह प्रोटीन संश्लेषण से इसका संबंध होता है। किससे होता है, प्रोटीन, राइबोसोम क्या कहता है, प्रोटीन संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, और जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहरी झिल्ली पर जो है राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं, उसको हम बोलते हैं क्या, स्मूथ मतलब या चिकना जो है ईआर कहते हैं। ठीक है, यह प्रोटीन संश्लेषण में भाग नहीं लेता, लेकिन यह जो है क्या करता है, यह सिक्रेशन में यानी वसा के सिक्रेशन में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्लियर चीजें, अंतःप्रद्रव्य जालिका जो है अंतः कोशिकीय परिवहन तंत्र का निर्माण करता है। ठीक है, क्लियर चीजें ये, तो आप लोग इसको बात याद रखिएगा। और अंतःप्रद्रव्य जालिका जो है केंद्रक से कोशिका द्रव्य में अनुवांशिक पदार्थों को जाने का एक मार्ग बनाता है। ठीक है, कोशिकाओं को एक मैकेनिकल सपोर्ट देता है और कोशिका विभाजन में यह जो है प्लांट सेल में जो है सेल प्लेट या कोशिका प्लेट बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, इसी के द्वारा जो है केंद्रक झिल्ली का भी निर्माण होता है। उसके संदर्भ में एक मॉडल है, याद रखेंगे, इसको बोलते हैं GERL मॉडल। ठीक है, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और लाइसोसोम क्या करते हैं, यह एक दूसरे से उत्पत्ति होती है, इसको बोलते हैं गर्ल मॉडल कहते हैं। याद रखिएगा आप लोग इसको। ठीक है, अब दूसरा हमने जो महत्वपूर्ण सेल ऑर्गेनेल्स है वो है राइबोसोम है। ठीक है, इसकी खोज जो है पैलाडे ने किया था। ठीक है, और राइबोसोम जो है यह प्रोटीन संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, प्रोटीन और आरएनए की यह बनी होती है। ठीक है, तो राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण में जो है महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाते हैं। ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन से राइबोसोम जो है इस प्रकार से ठीक है, ये राइबोसोम होता है। ठीक है, और ये प्रोटीन संश्लेषण में इसका महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, क्लियर चीज है, इसको समझिएगा। उसके बाद जो दूसरी नेक्स्ट महत्वपूर्ण जो बॉडी है उसको बोलते हैं गोल्गी बॉडी या गोल्गी काय कहते हैं। ठीक है, इसकी खोज जो है कैमिलो गोल्जी ने किया था और सूक्ष्मदर्शी से देखने पर एक गुच्छे की जैसी मुड़ी हुई जो है गुच्छे की जैसी संरचना दिखाई, ये यह जो है ऐसे दिखता है। ठीक है, तो गोल्गी बॉडी होता है। ठीक है, क्लियर चीजें, और प्लांट सेल में इसे जो है इसी ऐसी प्रकार की संरचनाओं को जो है डिक्टायोसोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डिक्टायोसोम कहते हैं। ठीक है, क्लियर चीजें ये, तो यह भी क्या, गोल्गी बॉडी क्या काम करता है, यह जो है देखेंगे,
यह जो है चारों तरफ झिल्ली से घिरी हुई समानांतर नलिकाओं से बनी रहती है, ठीक है। और इसके तो नीचे की तरफ जो है बड़े बड़े वैक्यूल्स यहाँ पाए जाते हैं। यह जो है गाल्गी कॉली झिल्लियों का संपर्क जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होता रहता है। यूकेरियोटिक कोशिकाओं में, स्तनधारियों की लाल रुधिर कणिकाओं में, जीवाणु में और नीलहरित शैवाल में यह नहीं पाया जाता है, ठीक है। वैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है सभी यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं, बट जो है किसमें नहीं पाए जाते हैं, तो आरबीसी में नहीं पाए जाते हैं, जीवाणु में नहीं पाए जाते, नीलर प्रोकैरियोटिक सेल में तो पाए नहीं जाते हैं। और जो है स्तनधारियों के जो है आरबीसी में भी कोशिका है, उसमें भी यह नहीं पाए जाते हैं। इनका प्रमुख जो कार्य है राइबो मतलब गोल्गी बॉडी का जो प्रमुख कार्य है वो क्या है, वो श्रवण का कारण। तो वह अंग जो जिनका संबंध जो है सिक्रेशन से होता है, श्रवण से होता है, उसमें जो है राइबोसोम है बहुलता में पाए जाते हैं, ठीक है। पादप कोशिकाओं में जो है राइबोसोम जो है सेल प्लेट बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है। दूसरा जो है हम बात करते हैं और लाइसोसोम। तो लाइसोसोम की खोज जो है सबसे पहले डी डवे ने किया था, ठीक है। तो हमारे साइटोप्लाज्म में छोटी-छोटी जो है वेसाइकल्स के रूप में संरचनाएँ पाई जाती हैं, जिन्हें हम लाइसोसोम कहते हैं। लाइसोसोम के वेसिकल्स के अंदर जो है बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं, और जो द्रव द्रव्यों में घुला देने या नष्ट कर ये एंजाइम जो है बहुत हार्ड होते हैं, ठीक है। तो कोशिकीय उपापचय में व्यवधान के कारण जब कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाता है तो लाइसोसोम फट जाते हैं, और मौजूद एंजाइम जो है अपनी ही कोशिका को पाचित कर लेता है, ठीक है। जिससे जो है कोशिकाओं की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो लाइसोसोम जो है उसके अंदर जो बहुत हार्ड जो है एंजाइम्स पाए जाते हैं, ठीक है, जो सेल ऑर्गेनेल्स का भी क्या कर सकते हैं, डाइजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए कभी कभी जो है जब कोशिका बस्ट हो जाती है तो क्या कहते हैं, लाइसोसोम बस्ट हो जाते हैं तो उसके एंजाइम जो है बाहर आ जाते हैं, और अपने ही कोशिकांगों को वो खाने लग जाते हैं। इसलिए लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आत्महत्या की थैली कहा जाता है, ठीक है। यह जीवाणु और विषाणुओं से जो क्या करती है, कोशिकाओं की रक्षा करती है। जीवाणु और विषाणु जब हमारे कोशिका में प्रवेश करते हैं, बॉडी में प्रवेश करते हैं, तो लाइसोसोम जो है एंजाइम के द्वारा क्या करता है, उसको नष्ट करने का काम करता है। क्लियर है? तो कभी कभी क्या होता है, जब सेल डेथ हो जाता है, या कभी कभी क्या होता है, कुछ जो है लाइसोसोम फट जाते हैं, हमारी कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है, तो क्या करती है, अपने ही कोशिकांगों का भक्षण करने लग जाती है। उस कंडीशन को क्या कहते हैं, आत्महत्या कहते हैं। इसलिए लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम सेल ऑर्गेनेल जो है यह माइटोकॉन्ड्रिया कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं इसको? माइटोकॉन्ड्रिया कह रहे हैं, ठीक है। इसकी खोज जो है अल्टमान के द्वारा किया गया था। याद रखेंगे, बहुत बार बार क्वेश्चन पूछा गया है यह, ठीक है। इसे पहले बायोप्लास्ट नाम दिया था, लेकिन बाद में बेंडा ने इसे माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है यह कॉन्ड्रियोमाइटिस सूत्र फिलामेंट्स या छड़ और जो है गोले के रूप में बिखरे होते हैं। प्रत्येक माइटोकॉन्ड्रिया एक बाहरी झिल्ली एवं अंतः झिल्ली के चारों ओर से घिरी होती है, ठीक है। और दोनों माइटोकॉन्ड्रिया के बीच में जो है कैविटी पाई, जिसको माइटोकॉन्ड्रियल कैविटी कहते हैं, ठीक है। इसमें जो है माइटोकॉन्ड्रियल फ्लूइड या मैट्रिक्स भरी रहती है, ठीक है। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया की दीवारों पर जो है क्रिस्टी जैसी संरचना पाई जाती है। तो क्रिस्टी की सतह पर जो है एक पार्टिकल पाया जाता है, जिसको हम F1 या ऑक्सीजोम पार्टिकल कहते हैं, ठीक है। यह F1 पार्टिकल कहते हैं, और क्या कहते हैं, यहीं पर जो है क्या ऑक्सीडेशन होता है, क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, ठीक है। जिसके फलस्वरूप जो है क्या होती है, कोई मतलब ऊर्जा, कोशिका के अंदर क्या होता है, भोजन का जब ऑक्सीकरण होता है ना, देयफल पार्टिकल जो है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और भोजन के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और यह एनर्जी जो है कोशिकाओं में जो है माइटोकॉन्ड्रिया में ही संचित होती है। किस फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में जो है संचित होती है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को जो है क्या कहते हैं, कोशिका का ऊर्जा घर भी कहा जाता है। क्या कहता है? पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है जो एनर्जी जो है वो एटीपी के रूप में संचित होती है। याद रखेंगे, प्लास्टिड जो है यह केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, ठीक है। यह किसमें पाया जाता है? केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद है क्लोरोप्लास्ट, हम बात करते हैं। क्लोरोप्लास्ट जो है यह पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, जिसका रंग पत्तियों में पाया जाता है, जिसके क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है, जिसके कारण इसका रंग हरा होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसे जो है
प्लांट सेल का इसे रसोई घर कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? रसोई घर कहा जाता है कि भोजन के निर्माण में फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में जो है क्लोरोफिल की जो है बहुत बड़ी भूमिका होती है। ठीक है, तो प्लास्टिड में ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोफिल पाए जाते हैं। ठीक है, तो क्लोरोफिल आपको मालूम है, क्लोरोफिल में जो धातु होता है वो क्या होता है? मैग्नीशियम होता है। याद रखेंगे, क्वेश्चन जो है आईएएस के एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, और यह यूपी पीसीएस और खासकर उत्तराखंड पीसीएस में, पीसीएस में और राजस्थान पीएस में यह क्वेश्चन पूछा गया है कि हरित लवक में कौन किस प्रकार के धातु पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा, मैग्नीशियम पाया जाता है। क्लियर चीज है ये? ठीक है, इसके अलावा प्लांट सेल में जो है वैक्यूल्स भी पाए जाते हैं। ठीक है, यह जो है वैक्यूल्स होते हैं यह मोस्टली जो है प्लांट सेल में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? प्लांट सेल में पाए जाते हैं। पादप कोशिका में यह टर्जिडिटी और कठोरता प्रदान करते हैं। याद रखिएगा इसको, वैक्यूल जो है मोस्टली जो है प्लांट सेल में पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अगला जो महत्वपूर्ण है वो क्या है? सेंट्रोसोम है। क्या है? सेंट्रोसोम है। इसकी खोज जो है 1888 में बॉवेरी के द्वारा किया गया था। ठीक है, कोशिका विभाजन के समय सेंट्रोसोम जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसको हम तारक काय भी कहते हैं। सेल डिवीजन में इसका महत्वपूर्ण भूमिका होता है। ठीक है, यह केवल प्लांट सेल में ही पाए जाते हैं। केवल किसमें पाए, सॉरी, इसमें यह केवल जंतु कोशिका में ही पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? केवल जंतु कोशिका में ही पाए जाते हैं। याद रखेंगे। ठीक है, उसके अलावा तीसरा जो महत्व, हमने साइटोप्लाज्म में देखा, साइटोप्लाज्म में इतने सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। तीसरा जो महत्वपूर्ण घटक है वह क्या है? न्यूक्लियस होता है। ठीक है, कोशिका में के केंद्रक की खोज जब सबसे पहले जो है रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा किया गया था। ठीक है, उन्होंने इसका नाम जो है न्यूक्लियस दिया। न्यूक्लियस के चारों ओर जो है एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाता है। ठीक है, ये देखिए न्यूक्लियस है, इसके जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया गया है। क्या पाया जा रहा है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाती है। यहाँ तो क्या है, ये जो बाहर की ओर क्या है, यह साइटोप्लाज्म है। कोशिका के ये बाहर की ओर साइटोप्लाज्म है। आपको यह क्या है? केंद्रक है। केंद्रक के अंदर एक और संरचना पाई जाती है जिसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोलस कहते हैं, केंद्रिका कहते हैं। इसको हम क्या कह रहे हैं? केंद्रिका या न्यूक्लियोलस कहते हैं। क्लियर चीज है ये? ठीक है, और देखेंगे केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य के बीच का आदान प्रदान होते रहता है। ठीक है, इसमें बहुत सारे ऐसे पोर्स पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? इसमें छिद्र पाए, जिससे जैसे न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म, ये न्यूक्लियोप्लाज्म है, ये साइटोप्लाज्म में क्या होता है? पदार्थों का आदान प्रदान होते रहता है। ठीक है, लेकिन ये देखिए जो पतले महीन धागे जैसी संरचना पाई जाती है इसको हम क्रोमेटिन फाइबर्स कहते हैं। यही क्या होते हैं? क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल होते हैं, डीएनए होते हैं यहाँ। ठीक है, क्लियर चीज है, ये क्रोमोसोम होते हैं। और ये जेनेटिक मटेरियल जो है सेपरेट रहता है न्यूक्लियोप्लाज्म द्वारा, क्या? साइटोप्लाज्म से। ठीक है, ये जो है यूकेरियोटिक कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। ठीक है, क्लियर चीज है ये। जिसे हम क्या कर रहे हैं, इस जेनेटिक मटेरियल को क्या कहते हैं? क्रोमेटिन फाइबर कहते हैं, जो डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। और डीएनए क्या होते हैं? या डीएनए ही क्या हमारे शरीर में क्या होते हैं? आनुवांशिक इकाई होते हैं। और जो गुणों को जो है, मतलब इस पर जीन्स होते हैं, ये जो कैरेक्टर्स को जो है, जो आनुवांशिकी लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या करते हैं? ले जाने का काम करते हैं। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? क्रोमोसोम, क्रोमेटिन है उसको हम क्रोमोसोम कहते हैं। और इसी पर जो है डीएनए पाया जाता है। और डीएनए को ही क्या कहते हैं हम? जीन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? जीन्स कहते हैं। आनुवांशिक यह इकाई होती है। याद रखेंगे ये। ठीक है, क्लियर चीज है ये। तो हम एक गुणसूत्र की हम बात करते हैं, तो एक सामान्य कोशिका केंद्रक में जो है क्रोमोसोम के महीन, लंबे और अत्यधिक सुरक्षित धागे के रूप में दिखाई देता है। कोशिका विभाजन के जो है लास्ट जो है मतलब बोलते हैं मेटाफेज और ईयरली एनाफेज जो अवस्था होता है उसमें जो है गुणसूत्र जो है हमको स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। तो गुणसूत्रों का जो बेस्ट स्टडी होता है वह जो है मेटाफेज अवस्था में किया जाता है। लास्ट मेटाफेज और अर्ली जो है एनाफेज में जो कोशिकाओं मतलब क्रोमोसोम का वेस्ट स्टडी किया जा सकता है। ठीक है, ये क्रोमोसोम के संदर्भ में आप देख सकते हैं। क्रोमोसोम देखेंगे एक कोशिका विभाजन के समय स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, खासकर। ठीक है, क्रोमोसोम का जो बाहरी आवरण होता है उसको हम क्या कहते हैं? पेलिकल कहते हैं। इसको हम क्या कह रहे हैं?
पेलिकल कह रहे हैं, ये पेलिकल है। और बीच वाला जो पेलिकल के बीच वाला जो ये मैट्रिक्स बना होता है, ठीक है। और तीसरा जो है क्रोमेटिड बताइए, धागे जैसी संरचना पाई जा रही है, जिसको हम क्या कहते हैं, क्रोमेटिड कहते हैं। तो देखेंगे मैट्रिक्स में गुणसूत्र पूरी लंबाई में दो समानांतर कुंडलित धागों के समान रचनाओं से होती है, जिसे हम क्रोमेटिड कहते हैं या हाफ क्रोमोसोम कहते हैं। प्रत्येक क्रोमोडिट में दो या अधिक अत्यंत महीन कुंडलित धागे जैसी संरचना पाई जाती है, जिसे देखिएगा, पहले तो बात किया कि ये गुणसूत्र में क्या होते हैं, दो धागे ऐसे पाए जा रहे हैं, ठीक है। दो ऐसी कुंडलित जो है धागे पाए जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन बोला गया कि फिर इन पर देखने पर ये जो एक एक धागे, यह भी जो है दो महीन पतले पतले धागों से बने होते हैं। क्या होते हैं, दो महीन पतले पतले धागों से बने होते हैं, जिन्हें हम क्रोमेनिमेटा कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रोमेनिमेटा कहते हैं। प्रत्येक क्रोमेटिड के क्रोमेनिमेटा इतनी अधिक घनिष्ठता से एक दूसरे से बंद रहते हैं कि वह एक ही दिखाई देता है, ठीक है। यह क्रोमेटिड जो है डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन के बने होते हैं। किससे बने होते हैं, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन के बने होते हैं। क्लियर चीजें, क्लियर चीजें ये, ठीक है। गुणसूत्र के दोनों क्रोमेटिड एक स्थान पर जहां मिलते हैं, वो सेंट्रोमियर के द्वारा एक दूसरे से संयोजित रहते हैं। कि दोनों क्रोमेटिड जो है किसी संबंधित होते हैं, ये जो है क्रोमेटिड जो आपस में रहते हैं, ये ऐसे रहते हैं। तो दोनों जो है एक दूसरे से जो है यह सेंट्रोमियर के द्वारा क्या करता है, आपस में जुड़े होते हैं, ठीक है। तो ये सेंट्रोमियर के द्वारा जो है क्या उपस्थिति के कारण जो है दो भागों में विभाजित हो जाते हैं, ठीक है। याद रखेंगे, याद रखेंगे, ये सेंट्रोमियर का नहीं, दो भागों में स्प्लिट होते हैं। तो जहां पर यह प्राथमिक, मतलब जहां पर ये विभाजित होते हैं, वह पहला जो क्या कहलाता है, उसको हम प्राथमिक संकुचन कहते हैं। कभी कभी कुछ कुछ गुणसूत्रों में जो है प्राथमिक संकुचन के अलावा एक अन्य संकुचन भी पाया जाता है, जिसको हम द्वितीयक संकुचन कहते हैं, ठीक है। और गुणसूत्र का सबसे शीर्ष भाग जो है वह टीलोमियर कहलाता है, ठीक है। तो गुणसूत्र को आप ऐसे देखेंगे, यह क्या कहा लाया, सेंट्रोमियर, ये क्या है, क्रोमेटिड्स हैं ये, ठीक है। और और जो ये देखेंगे, यहाँ पर देख रहे हैं, ये देखिए, ये टीलोमेयर का, इसका जो शीर्ष शीर्ष भाग होता है टीलोमेयर देता है। ये देखिएगा, तो दोनों जो क्रोमोमियर्स आपस में जहाँ जुड़ रहे हैं, उसको हम प्राइमरी कंस्ट्रक्शन कहते हैं। कहीं सी गुणसूत्र में जो है द्वितीय कंस्ट्रक्शन भी दिखाई देता है, या सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन किसी किसी गुणसूत्र में तो दिखाई देता है। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के बाद वाला को हम इसको बोलते हैं एसएटी क्रोमोसोम कहते हैं, सेट क्रोमोसोम कहते हैं। याद रखेंगे ये, ठीक है। तो यह क्रोमोसोम की क्या है, संरचना होगी। पेलिकल होता है, मैट्रिक्स होता है, और क्रोमोमियर्स होते हैं। क्या होते हैं, क्रोमेटिड या क्रोमोमियर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रोमेटिड बना होते हैं, और दोनों क्रोमेटिड आपस में जहाँ जुड़ते हैं उसको हम सेंट्रोमियर कहते हैं। और सेंट्रोमियर से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। और कभी कभी वो, और वहीं पे हम क्या बनाते हैं, प्राथमिक संकुचन का निर्माण होता है। कभी कभी किसी को गुणसूत्र में जो द्वितीयक संकुचन भी पाया जाता है। याद रखेंगे, प्रत्येक जीवधारियों में जो है, कोशिकाओं में जो है क्रोमोसोम की संख्या जो है निश्चित होती है। जैसे मनुष्य के गुण, मतलब कोशिकाओं में क्रोमोसोम की संख्या जो है क्या होती है, 46 होती है। मतलब 23 पेयर क्रोमोसोम होते हैं। कितने होते हैं, 23 पेयर्स जो हैं वह क्रोमोसोम होते हैं। मतलब 46 जो है क्रोमोसोम पाए जाते हैं। और क्रोमोसोम हमेशा जो है जोड़ी में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, जैसे 23 पेयर क्रोमोसोम पाए जाते हैं, हमेशा जोड़ी में पाए जाते हैं, ठीक है। और सभी जीवधारियों और पौधों में इनकी संख्या जो है निश्चित होती है। क्लियर चीज है ये। तो ये किसमें पाए जाते हैं, जोड़ी में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये क्रोमोसोम, जैसे मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, 46 होती है। तो 46 में क्रोमोसोम में, तो क्रोमोसोम जो है यहाँ पर दो प्रकार के होते हैं। एक जो होता है उसको हम बोलते हैं सोमेटिक क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं, सोमेटिक क्रोमोसोम। कई गुणसूत्र कहते हैं, इनकी संख्या जो है 44 होती है। और दो जो क्रोमोसोम होते हैं उनको बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं, सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। और इसको हम ऑटोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको ऑटोसोम बोलते हैं, या यही क्रोमोसोम या ऑटोसोम कहते हैं। इसको हम सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। इनकी संख्या जो कितनी होती है, दो होती है, ठीक है। तो जो 44 जोड़ी जो ऑटोसोम्स है उसको हम 2a से दिखाते हैं कि कितने हो गए, 44 हो गए। और जो सेक्स क्रोमोसोम है वह एक्स एक्स या एक्स वाई हो सकता है। एक्स एक्स हुआ तो क्या कहलाएगा, यह फीमेल कहलाता है। और एक्स वाई हुआ तो क्या कहलाता है, यह मेल कहलाता है, ठीक है। तो इस प्रकार हम बोलते हैं कि 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, ठीक है। दोनों क्रोमोसोम हमेशा किसमें पाए जाते हैं, जोड़ों में पाए जाते हैं। और दोनों जोड़े के क्रोमोसोम अगर समान है तो क्या कहलाएंगे, वह एक समान है। अगर तो वो क्या कहलाएंगे, होमोलोगस कहलाएंगे, समजात कहलाएंगे। अगर अलग अलग है तो क्या कहलाएंगे, वह
अलग अलग प्रकार के हैं तो क्या कहलाएंगे, हेट्रोजीनस कहलाएंगे या असमजात गुणसूत्र कहलाएंगे। लेकिन क्रोमोज हमेशा क्या होते हैं, पेयर्स में ही पाए जाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, याद रखेंगे। क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है मनुष्य में, 46 होती है। 44 जोड़े जो ऑटोसोम होते हैं और दो जोड़ा जो है एक वन पेयर जो है सेक्स क्रोमोसोम होता है। ठीक है, तो सेक्स क्रोमोसोम वन पेयर में अगर एक्स एक्स है क्रोमोसोम तो क्या होगा, फीमेल होगा, और एक्स वाई होगा तो क्या होगा, वह मेल होगा। ठीक है, ऑटोसोम मेल और फीमेल दोनों में समान होते हैं। क्लियर चीज है ये। अब हम पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर पढ़ते हैं। तो पादप कोशिका और जंतु कोशिका में मेनली जो अंतर जो है किसका होता है, सेल वॉल का होता है। जो कोशिका के चारों ओर यहाँ पे भित्ति पाई जाती है, यहाँ पर सेल वॉल नहीं पाया जाता है। दूसरा, इसमें जो है क्लोरोफिल पाया जाता है, जबकि इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। ठीक है, ये पादप कोशिका में सेंट्रोमियोम या नहीं पाए जाते हैं, यहाँ सेंट्रोजोम पाए जाते हैं। लाइसोसोम प्लांट्स में नहीं पाए जाते हैं, लाइसोसोम यहाँ पाए जाते हैं। यहाँ वैक्यूल्स ज्यादा संख्या में पाए जाते हैं, यहाँ वैक्यूल्स नहीं या बहुत कम न के बराबर होता है। ठीक है, तो इस प्रकार का हम प्लांट सेल और एनिमल सेल में अंतर देख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार का हमने क्या देखा, कोशिका को देखा, कोशिका की संरचनाएं देखा हमने, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म में जितने भी कोशिकांग पाए जा रहे थे उसके संदर्भ में देखा। ठीक है, और ठीक है, क्रोमोसोम को देखा। क्रोमोसोम में हमने देखा क्रोमोसोम दो प्रकार, मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या 46 होती है। दो 44 जो है क्रोमोसोम, उसको ऑटोसोम्स कहते हैं। मेल फीमेल में दोनों बराबर एक ही जैसा होता है। जब जब मेल और फीमेल डिफरेंट जो है, केवल एक जोड़ी क्रोमोसोम होता है जिसको हम सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं, जो सेक्स के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो फीमेल में वह एक्स एक्स होती है तो फीमेल होगा, और एक्स वाई होगा तो क्या होगा, वह मेल होगा। ठीक है, फिर हमने प्लांट्स और एनिमल सेल में अंतर देखा। ठीक है, उसके अलावा हम बात करते हैं, कोशिका विभाजन की बात करते हैं। ठीक है, तो 1855 में वर्च्यू ने सबसे पहले जो है नवीन कोशिकाओं का निर्माण जो बताया गया, विद्यमान कोशिकाओं से होता है। तो विद्यमान कोशिकाओं से किससे होता है, तो उसको उन्होंने कोशिका विभाजन का नाम दिया। ठीक है, कोशिकाओं में जो है, जो मतलब कोशिकाओं में एक अपना जो डुप्लीकेशन करती हैं कोशिकाएं, तो विभाजन के आधार पर जो है कोशिका जो है दो प्रकार में कोशिका विभाजन होता है। ठीक है, एक समसूत्री विभाजन होता है, दूसरा जो है अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, तो इसको हम समझेंगे, आपको मैं समझा दे रहा हूँ यहाँ पर। देखिए, कोशिका जो विभाजन है उसको हम दो भागों में, मुख्य रूप से हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक क्या होता है, हम समसूत्री विभाजन हम बात करते हैं, समसूत्री विभाजन कहते हैं। और दूसरा जो है अर्धसूत्री होता है। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। क्या हो रहा है, यह अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, तो समसूत्री विभाजन में क्या होता है, देखिए इसमें क्रोमोसोम की संख्या जो है, क्रोमोसोम की संख्या क्या होती है, स्थिर रहती है, स्थिर रहती है। ठीक है, यहाँ क्रोमोसोम की संख्या स्थिर रहती है। समसूत्री विभाजन, मान लीजिए एक कोशिका है, यह कोशिका जो है 2n है। ठीक है, तो समसूत्री विभाजन जो है वह किसमें मोस्टली जो है कायिक कोशिकाओं में होती है। किस प्रकार की होती है, यह कायिक कोशिकाओं में होती है। ठीक है, तो 2n है, तो 2n से जो है 2n 46 जोड़े क्रोमोसोम में से 46 ही क्रोमोसोम बनेंगे। ठीक है, और यह जितना भी आगे विभाजित होगी यह इस प्रकार का विभाजन होगा। ठीक है, तो एक कोशिका से जो है वह चार कोशिकाएं जो है, लेकिन सभी में जो है क्या है, क्रोमोसोम की संख्या क्या है, 46। ये सभी में क्या है, क्रोमोसोम की संख्या क्या है, 46 ही क्रोमोसोम है। ठीक है, तो इस प्रकार के कोशिका विभाजन को हम क्या कहते हैं, समसूत्री कोशिका विभाजन कहते हैं। क्या कहते हैं, समसूत्री कोशिका विभाजन कहते हैं। यह मोस्टली किसमें पाया जाता है, यह जो है सभी कायिक कोशिकाओं में इसी प्रकार का विभाजन पाया जाता है। ठीक है, क्लियर चीज है ये। सोमेटिक सेल में हमारी स्किन और स्किन का जो सेल है, लीवर का सेल है, अच्छा इस प्रकार का ही कोशिका विभाजन उसमें पाया जाता है। ठीक है, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन जो है, याद रखेंगे, अर्धसूत्री जो है कोशिका विभाजन जो है वह जो है किसमें पाया जाता है, यह जो है जर्म सेल में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं, जर्म सेल में पाए जाते हैं। मतलब कहने बोलना चाहिए। ठीक है, इसमें क्या होता है देखेंगे, जैसे जर्म सेल है, मान लीजिए 2n के फॉर्म में है। ठीक है, 2n के फॉर्म में होता है, तो यह क्या होता है, पहला जो विभाजन होता है क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। और यहाँ पर जो है 46 जोड़े जो क्रोमोसोम है वह किस में बदल जाते हैं, वह 23 और 23 क्रोमोसोम में बदल जाते हैं। ठीक है, और यह 23 23 इस प्रकार का जो विभाजन होता है इसको फ्रैक्शनल डिवीजन या अर्धसूत्री। ठीक है, क्लियर चीज है ये। ठीक है,
तो ऐसा विभाजन जो है वो क्या पहला देखिए, ये क्या होगा, इसको प्रथम ये फर्स्ट अर्धसूत्री को क्या बोलते हैं, मियोसिस भी कहते हैं, क्या कहते हैं, मियोसिस, या तो ये फर्स्ट मियोसिस विभाजन हो गया। और सेकेंड मियोसिस जो विभाजन होता है वह समसूत्री ही होता है। वो क्या होता है, समसूत्री ही होता है। तो ये किसमें पाए जाते हैं, यह विभाजन जो है ओवम का बनना जो है अर्धसूत्री विभाजन, तो जन्मशील में जनन कोशिकाओं में जो है अर्धसूत्री प्रकार का विभाजन होता है। याद रखिएगा इसमें, ठीक है। जिससे क्या होता है, मान लीजिए एक स्पर्म है, वह एन है, ओवम एन है। जब जाइगोट का निर्माण होता है ना, तो क्या होता है, यह 2n हो जाते हैं, ठीक है। तो फिर 46 जोड़ी क्रोमोसोम आ जाते हैं, ठीक है। इसको हम समझेंगे इसको। तो कोशिकाओं का विभाजन जो है क्या होता है, वह दो प्रकार का होता है। एक समसूत्री विभाजन होता है जिसको हम माइटोटिस बोलते हैं, दूसरा क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, ठीक है। तो माइटोटिक विभाजन जो है, जिसमें क्या होता है, एक कोशिका से जो है सेम उसी प्रकार की कोशिका बनती है, उसमें जो है क्रोमोसोम की संख्या लगभग उतना ही होता है, ठीक है। देखेंगे, समसूत्री विभाजन में कोशिका और कोशिका द्रव्यों के विभाजन के लिए इस्तेमाल होता है। इस प्रकार एक कोशिका का विभाजन शरीर की कायिक कोशिका में कहाँ हो रही है, कायिक कोशिकाओं में होते हैं। इस प्रकार के विभाजन में मातृ कोशिका विभाजित होकर दो समान नई संतति कोशिका बनाती है। कहने का मतलब है, यह जो है कोई 2n कोशिका है, यह विभाजित होकर क्या बनाती है, सेम इसी के जैसे जो है कोशिका का निर्माण कर रही है। इस विभाजन को हम क्या कहते हैं, समसूत्री विभाजन कहते हैं, ठीक है। क्लियर चीज है ये। तो और जब कोशिकाएं जो है क्या होती है, जैसे ये 2n है, विभाजित होकर क्या करती है, यह n अपने से हाफ बनाती है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। तो अर्धसूत्री विभाजन कहाँ होती है, यह जनन कोशिकाओं में होती है। किसमें होती है, जनन कोशिका में होती है। स्पर्म का बनना और अंडे का बनना जो है क्या है, यह अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप होता है। जबकि एक स्किन का, त्वचा की कोशिका का बनना या अन्य प्रकार के जो है हमारे शरीर में जो होता है ना, ऊतकों का लॉस होता है, तो नए प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो यह जो है समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप होते हैं, ठीक है। तो अगर हम पूरे कोशिका के विभाजन को देखते हैं स्टूडेंट, तो कोशिका के जो विभाजन होता है अ, उसको हम देख सकते हैं। तो वह जो है दो फेज में हो रहा है, ठीक है। तो एक होता है आपका इंटरफेज, क्या हो रहा है, एक होता है इंटरफेज, होता है क्या हो रहा है, इंटरफेज अवस्था होता है, तो बोलते हैं विश्रामावस्था। क्या कहते हैं, विश्रामावस्था। यहाँ पर किसी प्रकार का विभाजन नहीं होता। दूसरा होता है विभाजन अवस्था, जिसको होता है डिविजनल फेज। क्या होता है, डिविजनल फेज कहते हैं। यहाँ पर जो होता है कोशिका का विभाजन होता है, यहाँ पर क्या होता है, कोशिका का विभाजन होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि स्टूडेंट देखेगा, इंटर मतलब एक मतलब इंटर डिवीजन के बाद क्या होता है, इंटरफेज अवस्था आता है, फिर डिवीजन होता है, फिर इंटरफेज आता है, फिर डिवीजन होता है, ठीक है। ऐसा जो है सेल साइकिल जो है चलता रहता है, ठीक है। तो समझेंगे, तो कोशिका के जो है, जो हम देखेंगे, तो वो जो पहला अवस्था हम समसूत्री विभाजन के माध्यम से इसको समझ रहे हैं, ठीक है। तो कोशिका के देखेंगे, पहला अवस्था विषम अवस्था, इस अवस्था में क्या होता है, कोशिका विभाजन के लिए आवश्यक जो है क्या होता है, सभी प्रकार के जो है जेनेटिक मटेरियल का क्या कर लिया जाए, संश्लेषण कर लिया जाता है, ठीक है। यह जो है कोशिका उस अवस्था को क्या कहते हैं, विश्रामावस्था कहते हैं। इस अवस्था में कोशिका में हाइड्रेटेड होने के कारण गुणसूत्र स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देते। इस अवस्था में जेनेटिक क्रोमोसोम नेटवर्क के केंद्रक डिफ्यूज रहता है और धीरे धीरे जो है केंद्रक जाल बन रहता है, ठीक है। विश्रामावस्था क्या करता है, विश्रामावस्था में स्टूडेंट्स क्या होते हैं, देखेंगे कि इस अवस्था में जो है, इस अवस्था में क्या होता है, कोशिका विभाजन के लिए जो है क्या होता है, आवश्यक जेनेटिक मटेरियल का क्या कर लिया जाता है, संश्लेषण कहा कर लिया जाता है, ठीक है। तो इसको जो है हम G1S और G2 फेज में बांटते हैं, ठीक है। किसमें बांटते हैं इसको, G1 इंटरफेज होता है। इंटरफेज जो है वो तीन में होता है, G1S और G2 फेज में होता है, ठीक है। तो विभाजन देखिए कैसा हो रहा है, G1, फिर एस फेज आता है, फिर G2 फेज आता है, फिर यहाँ पर डिवीजन फेज आता है। डिवीजन फेज आता है मतलब विभाजन होता है, क्या होता है यहाँ पर डिवीजन फेज आता है, देखेंगे यहाँ पर। हम्म, ठीक है।
फिर विभाजन के बाद फिर से इस पे जाता है। तो सेल साइकिल जो है इसी अवस्था में चला होता है। और ये जो फेज कहलाता है G1 से लेकर G2 तक, यह कहलाता है इंटरफेज अवस्था कहलाता है। क्या कहलाता है यह? इंटरफेज अवस्था कहलाता है। और ये जो डिवीजन फेज कहलाता है इसको एम अवस्था कहते हैं, माइटोटिक फेज कहते हैं। क्या कहते हैं? एम फेज या माइटोटिक फेज कहते हैं। यह सेल साइकिल ऐसे चला रहता है। तो G1 S और G2 फेज में क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल कोशिका विभाजन के लिए आवश्यक पदार्थों का क्या होता है? संश्लेषण। मोस्टली जो है एस फेज में जो है क्रोमोसोम का संश्लेषण होता है, डीएनए आरएनए का संश्लेषण। यहाँ पर क्या होता है? डीएनए और आरएनए का क्या होता है? संश्लेषण होता है। मतलब यह कोशिका को कोशिका विभाजन के लिए तैयार करती है, वो क्या कहलाती है? इंट्रा अवस्था कहलाती है, इंटरफेज अवस्था कहलाती है। तो हम देखेंगे समसूत्री विभाजन के संदर्भ में देख रहे हैं, कब देखेंगे? यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, फिर उसको डिक्टेट करूंगा। समसूत्री विभाजन जो है क्या होता है? एक कितने अवस्थाएं होती हैं, ठीक है? फेज अवस्था कहलाता है, प्रोफेज के बाद होता है मेटाफेज होता है, ठीक है? फिर एनाफेज होता है, फिर एनाफेज के बाद होता है जो है, एनाफेज के बाद जो है क्या बोलते हैं? मेटाफेज, एनाफेज और एनाफेज के फेज, मेटाफेज, एनाफेज, एनाफेज के बाद टीलोफेज, टीलोफेज होता है, फिर साइटोकाइनेसिस होता है, टीलोफेज और फिर साइटोकाइनेसिस होता है, ठीक है? टीलोफेज फिर साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस में क्या होता है? कोशिका का डिवीजन हो। ये जो है एक प्रकार का क्या है? यह समसूत्री विभाजन है, मतलब माइटोटिक या समसूत्री विभाजन का है। समसूत्री विभाजन में क्या होता है? अपने ही जैसी जो है कोशिका का क्या हो रहा है? निर्माण हो रहा है। क्या हो रहा है? अपने ही जैसी जो है कोशिका का क्या हो रहा है? यहाँ पर निर्माण हो रहा है। तो इसको जो हम कहते हैं, इसको हम बोलते हैं समसूत्री विभाजन कहते हैं। क्या कहते हैं हम? समसूत्री विभाजन कहते हैं। तो इसको देखिएगा, पूरे पेज को हम देखते हैं यहाँ पर, ठीक है? तो समसूत्री विभाजन का जो पहला अवस्था होता है इसको हम क्या कहते हैं? प्रोफेज कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? प्रोफेज कर रहे हैं। समसूत्री विभाजन की प्रारंभ होती है, कोशिका की निर्जलीकरण शुरू हो जाता है और क्रोमेटिन जाल भी स्पष्ट नजर आने लग जाते हैं। क्रोमेटिन जाल के धागे टूटकर अनेक छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाते हैं, जिसे हम क्रोमोसोम कहते हैं, ठीक है? और जो प्रत्येक गुणसूत्र पर दाने जैसी संरचना दिखाई जाती है जिसे हम क्रोमोमियर्स कहते हैं, ठीक है? ये देखिएगा, यह क्या है? इंटरफेज अवस्था है, ठीक है? ये प्रोफेज अवस्था है। प्रोफेज अवस्था में गुणसूत्र जो है वह कुंडलित होने लग जाते हैं, ठीक है? और प्रत्येक गुणसूत्र में एक विशिष्ट स्थान होता है जिसे हम सेंट्रोमियर कहते हैं। इसके पश्चात गुणसूत्र की लंबाई में दो अर्धभागों में विभाजन हो जाता है और प्रत्येक अर्धभाग जो है सेंट्रोमियर पर जुड़े होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? क्रोमेटिड कहते हैं। देखिएगा, सूत्र पर देखेंगे ऐसे गुणसूत्र होते हैं, इसको हम सेंट्रोमियर कहते हैं, ठीक है? और इसको हम क्या कहते हैं? क्रोमेटिड कहते हैं, ठीक है? अब देखिए, जंतु कोशिका में तारक काय जो है दो भागों में विभाजित होकर कोशिका के पोल्स पर चला जाता है। अब ये देखिएगा, तारक काय जो है विभाजित होकर कोशिका के पोल पर चला होता है, इसको सेंट्रियोल्स कहते हैं, ठीक है? अब दूसरा अवस्था जो क्या कहलाता है? मेटाफेज कहलाता है। मेटाफेज अवस्था में क्या होता है? देखिए, दो तारक काय बन गए हैं। अब क्रोमोसोम जो है वह क्या कहते हैं? दोनों क्रोमोसोम जो है ये सेंट्रोमियर आपस से अलग हो जाते हैं और ये जो क्या कहलाता है? होमोलोगस, अब ये क्रोमोसोम ऐसे हो जाते हैं, ठीक है? तो इसको हम, और वह जो है कोशिका के मध्य में विशेष अवस्था को क्या कहा जाता है? मेटाफेज कहलाता है। तो मेटाफेज में क्या होता है? देखिए, समसूत्री विभाजन की इस अवस्था में स्पिंडल फाइबर्स विकसित हो जाते हैं। तर्कु के बीच भाग को मध्यवर्ती रेखा कहते हैं। गुणसूत्र के जो क्रोमेटिड है पहले की तुलना में अधिक स्पष्ट हो जाते हैं और प्रत्येक गुणसूत्र तर्कु के मध्यवर्ती रेखा पर व्यवस्थित हो जाता है। गुणसूत्र और सेंट्रोमियर द्वारा तर्कु से जुड़ा रहता है। देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है? यहाँ पर क्या हो रहा है? व्यवस्थित हो जा रहे हैं, ठीक है? तो ये देखिएगा, ये जो हम ऐसे क्रोमोसोम होते हैं ना, ये टूट जाते हैं और एक तरफ को इसको खींचता है और दूसरा इधर खींच लेता है, ठीक है? यहाँ पर देखिए, इधर आ जाएगा, इधर वाला इधर आ जाएगा, ठीक है? अब देखिएगा, एनाफीज अवस्था में क्या होता है? गुणसूत्र जो है पोल की ओर उनका जाना प्रारंभ हो जाता है,
ठीक है। मतलब ये क्रोमोसोम जो है यहाँ पर अलग हो जा रहे हैं और ये इधर एक तरफ चला गया, एक इधर तरफ चला जाता है, ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट जो टीलोफेज अवस्था में क्या होता है कि दोनों जो है ये जो है यहाँ पर पहुंच जाते हैं और यहाँ पे पहुंचने के बाद जो है क्या होता है, इनके चारों ओर जो है एक जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनना प्रारंभ हो जाते हैं, ठीक है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो है एक संकीर्ण पैदा होता है, ग्रूस पैदा होता है और धीरे धीरे ग्रूस जो है बड़ा हो जाता है और स्पष्ट रूप से दो सेल बन जाती हैं। लेकिन में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, हर इंडिविजुअल का जितना मनुष्य के संदर्भ में क्रोमोसोम की संख्या जो है यह तो मतलब यह 46 क्रोमोसोम थे यहाँ पे, तो यहाँ पर भी 46 क्रोमोसोम ही होते हैं। क्रोमोसोम की संख्या यहाँ पे परिवर्तित नहीं होती है, इसलिए इसको समसूत्री विभाजन कहा जाता है, ठीक है। तो मेटाफेज में आ गया। उसके बाद एनाफेज में पहुंच जाते हैं। प्लांट सेल में भी सेम वैसे ही हो रहा है। ये प्लांट कोशिका है, यह क्या है, प्लांट कोशिका है। यहाँ पर देखेंगे प्लांट सेल में भी सेम ऐसे ही हो रहा है, एनाफेज, मेटाफेज, एनाफेज, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे गुरुज फ्रोज नहीं बनते, यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे पट्टिका बनती है, यहाँ पर क्या बनती है, बीच में पट्टिका बन जाती है और पट्टिका बनने के बाद जो कोशिका दो भागों में बढ़ जाता है, ठीक है। साइटोकाइनेसिस कहाँ होती है, यह एनिमल सेल में होती है, ठीक है। यह जंतु कोशिका में होती है। जबकि पादप कोशिका में क्या होता है, वह जो है पट्टिका का निर्माण होता है, ठीक है। इसी प्रकार हम दूसरा देखते हैं, अर्धसूत्री विभाजन का। अर्धसूत्री विभाजन किसमें होता है, यह जनन कोशिकाओं में होता है। किसमें होता है, यह जनन कोशिकाओं में होता है, ठीक है। अर्धसूत्री विभाजन किसमें हो रहा है, यह जनन कोशिकाओं में हो रहा है, ठीक है। तो ये देखेंगे जनन कोशिकाओं में क्या हो रहा है, अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है, एक कोशिका जो है वह क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन जो है बहुत लंबा होता है। क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन को देखिएगा बहुत लंबा होता है। पहला अर्धसूत्री, इसको दो भागों में बांटा गया है, मियो मियोटिक डिवीजन फर्स्ट और मियोटिक डिवीजन सेकेंड। क्या आएगा, मियोटिक डिवीजन फर्स्ट और सेकेंड। तो पहला जो अर्धसूत्री विभाजन होता है, स्टूडेंट याद रखिएगा, उसको रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। क्या कहते हैं, रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं, मतलब न्यूनकारी विभाजन करते हैं, न्यूनकारी विभाजन कहा जाता है। ये बहुत लंबा होता है। और द्वितीयक जो अर्धसूत्री जो विभाजन होता है वह एक प्रकार का समसूत्री ही विभाजन होता है। एक प्रकार का क्या हो रहा है, समसूत्री ही विभाजन होता है। देखेंगे फर्स्ट मियोटिक डिवीजन में क्या होता है, मान लीजिए 2n है, तो ये मियोटिक डिवीजन जो है क्या होगा, यहाँ पर यह nn बनेगा। क्या बनेगा, यह n, इसको बोलते हैं फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। इसको क्या कह रहे हैं, फर्स्ट अर्धसूत्री विभाजन कह रहे हैं, ठीक है। और सेकेंड जो अर्धसूत्री विभाजन होता है वह अपने ही जैसा कोशिका कोशिका का निर्माण होता है यहाँ पर, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं सेकेंड माइटोटिक, इसको बोलते हैं द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन दो बोलते हैं। लेकिन वास्तव में क्या होता है, यह समसूत्री ही होता है, यह समसूत्री ही होता है, याद रखेंगे, ठीक है। क्लियर चीज है ये, तो इस संदर्भ में आप समझेंगे इसको, ठीक है। तो अर्धसूत्री विभाजन जो होता है बहुत लंबा होता है। तो पहला अर्धसूत्री विभाजन देखेंगे, उसको हम प्रोफेज वन नाम देते हैं। प्रोफेज वन जो पहला अर्धसूत्री विभाजन का जो प्रोफेज अवस्था होता है वह बहुत लंबा होता है, यह 5 चरणों में संपन्न होता है, ठीक है। उस अवस्था को कहते हैं लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचेटीन, ठीक है। तो जाइगोटीन अवस्था में इसमें देखिए लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन और डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस, पहला जो प्रोफेज अवस्था होता है वो क्या होता है, बहुत लंबा और बृहद होता है, ठीक है। और लेकिन यह बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इस अवस्था के देखिएगा पेचिटिन अवस्था में जो है क्या होता है, क्रोमोसोम समजात क्रोमोसोम में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है, मतलब जेनेटिक मटेरियल का क्या हो रहा है यहाँ पर, एक्सचेंज होता है, ठीक है। जिससे जो है माता पिता के जो गुण हैं वो संतानों में पहुंचते हैं। इस संदर्भ में इसको याद रखिएगा, ठीक है। आपकी जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से यही समझिएगा कि अर्धसूत्री विभाजन के प्रोफेज अवस्था के पेचेटिन अवस्था में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर क्या होती है, जिसके माध्यम से क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ जीन्स होते हैं यहाँ पर। जो सूत्रों में जो जीन्स होते हैं उनका आदान प्रदान होते हैं, इसलिए माता पिता के गुण जो है संतानों में आ जाते हैं, ठीक है। क्लियर चीज है ये। और
फिर है इसमें भी प्रोफेज हो गया, प्रोफेज भी लंबा लेक्टोटीन हो गया, जब पैकेट जाइगोटीन हो गया, ठीक है। उसके बाद जो है मेटाफेज में आता है, मेटाफेज के बाद एनाफेज वन, एनाफेज टीलोफेज वन, फिर साइटोकाइनेसिस होता है, ठीक है। इसके बाद जो है इंटरफेज अवस्था आता है, और इंटरफेज अवस्था के बाद जो है देखेंगे, फिर जो है अर्धसूत्री विभाजन जो है दो प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। तो अर्धसूत्री विभाजन जो दो होता है वो वास्तव में क्या होता है, एक समसूत्री विभाजन की जैसा होता है। उसमें जो भी पांच अवस्था, चार अवस्था होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज होता है, ठीक है। अंत में फिर साइटोकाइनेसिस होता है, ठीक है। इस प्रकार जो हम देखते हैं कि जनन कोशिकाओं में 2n से nn बना, या रिडक्शन जीवन, और फिर यहाँ से समसूत्री विभाजन होता है, फिर nn बन गया, ठीक है। इस प्रकार अगर हम देख रहे हैं, ठीक है। तो एक प्रिमोडियल जर्म सेल से जो है एक प्रिमोडियल जर्म, इसको क्या बोलते हैं, प्रिमोडियल जर्म सेल से जो है वह चार स्पर्म का निर्माण हो रहा है, चार स्पर्म का क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है, ठीक है। तो अर्धसूत्र विभाजन का होता है जनन कोशिकाओं में होता है, ठीक है। अर्धसूत्र विभाजन का क्या इंपॉर्टेंस है देखेंगे। इस विभाजन के परिणाम स्वरूप शुक्राणु और अंडाणु जो है जनन कोशिकाएं बनते हैं, जिनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। और जब जब ओम और उसी स्पर्म का जो फर्टिलाइजेशन होता है, या कई कोशिकाएं बनती है, तो गुणसूत्रों की संख्या जो है वह फिर 46 हो जाती है, ठीक है। अनुवांशिक पदार्थों की अदला बदली होती है, ठीक है। और सूत्री विभाजन के जो है पेचेटिन अवस्था में जो है क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया होती है, जिसमें गुणसूत्रों में उपस्थित जीनों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है, जिसमें माता और पिता के गुण जो है वह मिश्रण होते हैं और संतानों में आ जाते हैं, जिससे संतानों में अच्छे गुणों की समावेश की संभावना हमेशा बने रहती है। क्लियर चीज है ये चीजों को आप समझिएगा किसके माध्यम से, इसके माध्यम से, ठीक है। ठीक है। अब कभी कभी स्टूडेंट क्या होता है देखेंगे, गुणसूत्र से संबंधित कुछ, गुणसूत्र से संबंधित कुछ अपसामान्यता, ठीक है। तो गुणसूत्र में क्या होता है, जैसे क्रॉसिंग ओवर होता है ना, क्रॉसिंग ओवर जब होता है उस समय क्या होता है, गुणसूत्र का एक भाग जो है टूटकर दूसरे भाग में चला जाता है। तो कभी कभी क्या होता है कि यह प्रक्रिया जो है अच्छे से नहीं होती है, ठीक है। तो क्या होता है, गुणसूत्र के जो है टूट कर एक्सचेंज होना हुआ, एक्सचेंज नहीं होता, एक में ज्यादा चला जाता है, एक में कम चला जाता है, जिससे क्या होते हैं, गुणसूत्रों की संख्या में क्या हो जाते हैं, ज्यादा हो जाता है, कमी हो जाता है, उस स्थिति को क्या कहते हैं, हम विकार कहते हैं, ठीक है। और इस विकार को हम बोलते हैं क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी कहते हैं, क्या कहते हैं, एबनॉर्मेलिटीज कहते हैं, ठीक है। तो क्रोमोसोम देखिएगा, किसी भी जो हम मनुष्य की हम बात करते हैं, मनुष्यों में या जीवधारियों में जो सेक्स का डिटर्मिनेशन होता है ना, सेक्स का डिटर्मिनेशन करने में जो है, वह जो है सेक्स क्रोमोसोम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, वो भी वाई क्रोमोसोम, की वाई क्रोमोसोम में, ठीक है। अगर दो एक्स क्रोमोसोम है तो क्या होगा, यह फीमेल होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए एक्स वाई क्रोमोसोम है तो क्या होगा, वह मेल होगा, ठीक है। इसलिए वाई क्रोमोसोम ही क्या होता है, सेक्स डिटर्मिनेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। तो वाई क्रोमोसोम जो हमेशा पुरुष से ही पुरुष में आता है, किसमें आता है, पुरुष से ही पुरुष में आता है। इसलिए महिला और मतलब बच्चे में पुरुष होगा या महिला होगा, इसका निर्धारण जो है वह पुरुष के क्रोमोसोम में उपस्थित, पुरुष पुरुष के जो है कोशिका में उपस्थित जो है वाई क्रोमोसोम के कारण होता है। इसलिए पुरुष जो है रिस्पॉन्सिबल है लड़का या लड़की के लिए, महिला कभी नहीं होती है, याद रखिएगा, ठीक है। क्लियर है। हमारे शरीर में जो है सदैव जो है 46 जोड़ी जो है क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट्स की, क्रोमोसोम हमने देखा है कि दो प्रकार के होते हैं, एक एक जो होता है ऑटोसोम होते हैं, जिसको हम काइक क्रोमोसोम, ऑटोसोमल क्रोमोसोम होते हैं, ऑटोसोमल क्रोमोसोम होते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है, 44 होती है, और यह 22 जोड़ी में होते हैं, ठीक है। और एक होता है दो क्रोमोसोम जो होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं, ठीक है। और यह एक्स एक्स अगर होगा तो क्या होगा, यह फीमेल होगा, या एक्स अगर वाई होगा तो क्या होगा, यह मेल होगा, ठीक है। तो कभी कभी स्टूडेंट क्या होता है, आपने देखा कि क्रॉसिंग ओवर कब होता है,
प्रोफेज वन के जो है प्रोफेज के जो है लेप्टोटीन स्टेज में जो है क्रॉसिंग ओवर नामक घटना होती है। अगर क्रॉसिंग ओवर में जो है कभी कभी जो होते हैं क्रोमोसोम जो है वह ज्यादा हो सकते हैं या कम हो सकते हैं। इस स्थिति में क्या होता है, विकार होता है। अगर क्रोमोसोम जो है देखेंगे, क्रोमोसोम जो है ऑटोसोम पर अधिक जनसंख्या, मान लीजिए 46 जोड़े क्रोमोसोम है, तो 46 जोड़े क्रोमोसोम है 2a+XX या 2a+XY होगा। ये मेल होगा, ये फीमेल होगा। तो मान लीजिए कभी कभी जब ऑटोसोम में संख्या में मान लीजिए अतिरिक्त एक क्रोमोसोम आ जाता है, तो क्या हो जाता है, क्रोमोसोम की संख्या क्या हो सकती है, 47 हो सकती है। या अगर एक कमी हो जाती है, कमी होते गुणसूत्र की संख्या कितनी हो सकती है, 45 हो सकती है। ठीक है, तो उससे क्या रिलेटेड होते हैं, विकार उत्पन्न होते हैं। क्या होते हैं, विकार उत्पन्न होते हैं। ठीक है, क्लियर चीजें। इसी प्रकार हम बात करते हैं स्टूडेंट की तो जो मान लीजिए, अगर मान लीजिए क्रोमोसोम की जो है, ये 18वें नंबर पर, ठीक है, 13वें नंबर ऑटोसोम पर, और जो है कुछ 21वें जोड़े क्रोमोसोम पर जो है एक अतिरिक्त क्रोमोसोम आ जाता है, ऑटोसोम आ जाता है, तो क्रोमोसोम की संख्या कितनी हो जाती है, वह 47 हो जाती है। और इससे क्या होता है, विकार उत्पन्न होता है। क्या होता है, इससे विकार उत्पन्न होता है, जिसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम की अपसामान्यता। क्या कहते हैं हम उसको, क्रोमोसोम की अपसामान्यता कहते हैं। उस बीमारी को क्या कहते हैं, क्रोमोसोम, जिसको हम बोलते हैं, जैसे क्रोमोसोम की जो असामान्यता, उसके संदर्भ में हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डाउन सिंड्रोम। अगर 21वें क्रोमोसोम पर होगा तो क्या होगा, यह डाउन सिंड्रोम होगा। 18वें क्रोमोसोम पर होता है तो इसका नाम होता है एडवार्ड सिंड्रोम, एडवार्ड सिंड्रोम। और 13वें क्रोमोसोम पर होता है जिसको हम बोलते हैं पटाउ क्रोमोसोम, पटाउ सिंड्रोम। ठीक है, तो इस प्रकार से याद रखिएगा, डाउन सिंड्रोम, एडवार्ड सिंड्रोम और पटाउ सिंड्रोम का जो संबंध किससे है, इसमें जो है ऑटोसोम पर जो है एक क्रोमोसोम की संख्या ज्यादा हो जाती है, जिससे क्या होता है, विकार उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, डाउन सिंड्रोम कहते हैं। और ये अलग अलग वैज्ञानिकों द्वारा खोजा गया है, इसलिए उनके नाम के आधार पर जो है 21वें जोड़े पर जो है ट्राइसोमी होते हैं, मतलब एक अतिरिक्त क्रोमोसोम पर एक अतिरिक्त क्रोमोसोम अगर 21वें जोड़ी पर पाया जा रहा है तो क्या कहला रहा है, डाउन सिंड्रोम कहा रहा है। अगर 18वें जोड़ी ऑटोसोम पर एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जा रहा है तो क्या कर रहे हैं, उसको एडवार्ड सिंड्रोम कर रहे हैं। अगर यही 13 जोड़े पर हो रहा है, एक्स्ट्रा आ जा रहा है, तो क्या कर रहे हैं, इसको पटाउ सिंड्रोम कह रहे हैं। तो ये चीजों को आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, उसी प्रकार स्टूडेंट क्या होता है, कभी कभी जो है क्रोमोसोम की संख्या कम हो जाती है ऑटोसोम पर। ठीक है, तो उसको हम क्रोमोसोम संख्या कितनी हो जाती है, 45 हो जाती है। ठीक है, टू 2a- ये हो जाएगा, यहाँ पर एक क्रोमोसोम की संख्या क्या होगा, कम हो जाएगा। एक क्रोमोसोम की संख्या अगर कम हो जाती है तो क्या होगा, उसकी 45 हो जाएगा। उसके संदर्भ में जो एक बीमारी है उसका नाम है क्राई डू चैट बीमारी, मतलब यहाँ पर बिल्ली के जैसे बच्चे की रोने की आवाज आती है और उसके होंठ जो है वो फटे रहते हैं। तो यह क्या होता है कि पांचवी जोड़ी जो है, पांचवी जोड़ी ऑटोसोम क्रोमोसोम पर क्या होता है, एक भुजा का क्या हो जाता है, उसमें डिलीशन हो जाता है। वन पार्ट जो है क्या होता है, यह डिलीट हो जाता है, मतलब क्रोमोसोम की संख्या केवल क्या हो जाती है, 45 हो जाती है। एक ऑटोसोम 45वीं जो ऑटोसोम क्रोमोसोम की एक भाग जो है डिलीट हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं क्राउ डी चैट सिंड्रोम। क्या कहते हैं, क्राउ डी डू चैट सिंड्रोम कहते हैं। ठीक है, क्लियर चीजें। तो क्रोमोसोम की संख्या में बढ़ना और कम होना भी क्या करते हैं, विकार उत्पन्न करते हैं। तो ऑटोसोम पर जब बढ़ रहे हैं तो इसको तीन संदर्भ में देखा, 21वीं जोड़ी में बढ़ रही है तो डाउन सिंड्रोम, 18वें जोड़ी में बढ़ रहा है तो इसको हम एडवार्ड सिंड्रोम, 13वें जोड़ी क्रोमोसोम पर संख्या बढ़ रही है तो उसको हम क्या कहते हैं, पटाउ सिंड्रोम कहते हैं। इसी प्रकार पांचवी जोड़ी पेयर पर क्रोमोसोम एक संख्या कमी हो जा रही है तो उससे विकार उत्पन्न हो रहा है, उस विकार का नाम क्या है, क्राउ डू चैट सिंड्रोम है। क्लियर चीजें, याद रहेगा। इसी प्रकार स्टूडेंट्स याद देखेंगे कि 2a+ क्या होता है, ये सेक्स क्रोमोसोम है, एक्स एस होगा तो क्या होगा, ये फीमेल होगा। ठीक है, और यार 2a+XY होगा तो क्या होगा, यह मेल होगा। ठीक है, तो ये तो हमने अभी ऑटोसोम पर सिंड्रोम देखा। इसी प्रकार क्या होता है कि कभी कभी हो जाता है सेक्स क्रोमोसोम पर भी देखेंगे, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर देखेंगे कि कभी कभी क्या होता है कि एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम हो जाए, तो उसको हम क्या करें, इससे क्या हो जाएगा, विकार उत्पन्न होगा। क्या होगा, विकार उत्पन्न होगा, मतलब क्रोमोसोम एक सेक्स क्रोमोसोम की संख्या अतिरिक्त हो जाए, एक्स 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 वाई हो जाए,
तो क्या हो जाएगा, यह विकार उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, विकार उत्पन्न हो जाएगा। अगर सेक्स क्रोमोसोम में क्रोमोसोम की संख्या जो है वह सामान्य से ज्यादा हो जा रही है, तो उस विकार को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्लीन सिंड्रोम कहते हैं, क्लीन सिंड्रोम कहते हैं। ठीक है, क्लिनफिल्टर सिंड्रोम कहते हैं। क्लियर चीजें, तो यह जो है दिखने में तो ये महिला ही होगी, लेकिन क्या होगी, वो स्टेराइल होगी, सेक्सुअल ऑर्गन डेवलप। ठीक है, यह दिखने में तो मेल है, बट क्या इसमें एक बॉड बॉडी की संख्या है, तो मेल है, लेकिन महिलाओं के भी करेक्ट, महिलाओं के भी लक्षण को यह रखा हुआ है। ठीक है, इस प्रकार की जो विकार उत्पन्न होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, क्लाइनफेल्टर्स ने सबसे पहले इसको पता कर लगाया, इसलिए इसको सिंड्रोम नाम दिया गया है। ठीक है, तो जो ट्रांसजेंडर्स होते हैं मोस्टली जो है इस लक्षण को क्या करते हैं, शो करते हैं। इसी प्रकार क्या होता है स्टूडेंट, देखेंगे अगर मान लीजिए ये 2 है और एक एक्स क्रोमोसोम नहीं आया, मतलब अब्सेंट हो गया, यह क्या हो रहा है, अब्सेंट हो रहा है क्रोमोसोम, तो क्या होगा, क्रोमोसोम की संख्या टोटल क्या होगी, 45 हो गई। इस संदर्भ में इसको बोलते हैं टर्नल सिंड्रोम। क्या कहते हैं, टर्नल सिंड्रोम कहते हैं। याद रखिएगा, ये क्या कहलाया, टर्नल सिंड्रोम कहलाता है। ठीक है, इसकी अभी क्या होता है, यह दिखने में तो फीमेल होता है, लेकिन क्या होता है, यह जो है यह सेक्सुअल से ये भी सक्षम नहीं होता। ठीक है, तो ट्रांसजेंडर जो है इस प्रकार के हमको दिखाई देते हैं। तो ठीक है, तो आप क्रोमोसोम की संख्या में अधिकता और कमी दोनों ही क्या करती है, विकार उत्पन्न करती है, जिसे हम कहते हैं क्रोमोसोमल क्या कहते हैं, अपसामान्यताएं कहते हैं। उस संदर्भ में आप देखिएगा डाउन सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, जब संख्या अधिक हो रही है और कम हो रहा है, तो अगर ऑटोसोम पे हो रहा है तो क्राउड डुचेट सिंड्रोम, अगर सेक्स क्रोमोसोम पर हो रहा है तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम अधिकता में, और कमी में जो होता है क्या होता है, टर्नल सिंड्रोम्स होते हैं। याद रखेंगे, ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, इसको आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं जेनेटिक्स की हम बात करते हैं। स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, हम जेनेटिक्स की हम बात कर रहे हैं। तो अभी तो हमने सेल बायोलॉजी और क्रोमोसोम के संदर्भ में पढ़ा, अब हम जेनेटिक्स की बात करते हैं। तो देखेंगे, तो देखिए सबसे पहले बेहद बात की है, तो ग्रेगोरियन जॉन मेंडल को जो है जेनेटिक्स का क्या कहा जाता है, पितामह कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जेनेटिक आनुवंशिकता का पितामह जो क्या किया जाता है, ग्रेगोरियन जॉन मेंडल को कहते हैं। ठीक है, इनके ने आनुवंशिकता के संदर्भ में उन्होंने जो नियम दिए उसको हम बोलते हैं मेंडल के आनुवंशिकता के नियम। ठीक है, तो आनुवंशिकता के जो नियम दिए हैं मेंडल ने, उसको हम पढ़ लेते हैं। उन्होंने जो है 3 प्रमुख नियम दिए हैं, जो आधार बनता है, क्या है, जेनेटिक्स का आधार बनता है। ठीक है, कौन कौन सा, पहला नियम है उसको बोलते हैं प्रभाविता का नियम। क्या कहते हैं इसको, पहला नियम जो है उसको बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस या प्रभाविता का नियम कहते हैं। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या कह रहा है, देखिएगा यहाँ पर समझिएगा, उन्होंने बताया, देखिए उन्होंने बताया था कि जीन्स जो हैं वह जो है क्या होता है, क्रोमोसोम जीन्स जो है हमेशा क्या होते हैं, पेयर्स में होते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए लंबे जीन्स के जो हैं वो क्या हो रहा है, उनको हम जो जीनोटाइप दिखाते हैं वो टीटी दिखाते हैं। ठीक है, हमेशा क्या रहते हैं, तो ये अगर लगभग समान है तो क्या कहलाएंगे, या होमोलोगस कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, समान है तो होमोलोगस कहलाएंगे, अगर समान नहीं है तो क्या कहलाएंगे, या हेट्रोजीनस या असमजात, असमजात कहलाते हैं। तो उन्होंने बताया कि जो लक्षण होते हैं हमेशा वो पेयर में लंबे जीन्स का जो लक्षण है वह टी टी हो है, और बौने जो लक्षण को शो करता है उसको हमने स्मॉल टी से करवाया। ठीक है, तो उन्होंने नियम दिखाया कि लंबा, मतलब देखेंगे लंबा जो जीन्स है वो क्या होता है, अगर लंबा और बौने पौधे में, मटर पौधे में क्रॉस करवाया गया, तो F1 जनरेशन में जो है वह देखिए इस प्रकार का पौधा आया। जीनोटाइप में तो दोनों प्रकार के जीन्स हैं यहाँ पर, लंबा वाला भी है और बौना वाला भी, दोनों प्रकार के जीन्स उपस्थित, लेकिन यहाँ पर लंबा वाला जीन ने क्या किया, अपने आप को एक्सप्रेस किया, और बौना वाला जो जीन्स है अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। तो पौधा क्या होता है, यहाँ पर लंबा ही होता है। तो लंबा वाला जीन अपने आप को एक्सप्रेस किया, तो बोलते हैं लंबा वाला जीन क्या हो गया, वह प्रभावी लक्षण है, और जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं किया वो क्या है, अप्रभावी लक्षण है। तो इसी को क्या कहते हैं, प्रभाविता का नियम कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, हम प्रभाविता का नियम कहते हैं। ठीक है, मेंडल ने जो अपना प्रैक्टिकल किया था वो मटर के पौधे पर किया था, और मटर के पौधे के 7 विपरीत लक्षणों पर उन्होंने क्या किया, अनुवांशिकता का पीढ़ी 1, पीढ़ी 2, पीढ़ी 3 में अध्ययन किया, और उसके आधार पर जो है उन्होंने अनुवांशिकता का नियम दिया। और अनुवांशिकता का पहला नियम जो है उसको हम बोलते हैं प्रभाविता का नियम। तो प्रभाविता के नियम में प्रथम पीढ़ी में जो है जो लक्षण अपने आप को
पीढ़ी में एक्सप्रेस कर देते हैं वो प्रभावी कैरेक्टर कहलाते हैं, और जो नहीं कर पाते हैं वह अप्रभावी कैरेक्टर कहलाते हैं। इसको हम मनुष्य के संदर्भ में उदाहरण देखेंगे। और दूसरा उन्होंने उदाहरण दिया, स्टूडेंट्स याद रखेंगे, दूसरा जो नियम था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन था, और प्यूरिटी ऑफ गैमेट कहते हैं। ठीक है, जब दो परस्पर विरोधी शुद्ध अनुवांशिक वाले पौधों के बीच आपस में संकरण कराया जाता है तो F1 संतानों में केवल प्रभावी लक्षण प्रदर्शित होता है, परंतु दूसरी पीढ़ी में परस्पर संतानों में जब मौका मिलता है तो क्या करता है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर देते हैं। इसको उन्होंने बोला पृथ्वीकरण का नियम कहा। इसको मैं आपको समझाता हूँ, तब समझाने से आपको समझ में आएगा। ठीक है, देखिएगा मैं आपको बता रहा हूँ क्या किया, देखिएगा। तो ये F1 पीढ़ी के जैसे F1 पीढ़ी में रहा ना, इसमें क्या किया, एक लक्षण जो है क्या किया, अपने आप को एक्सप्रेस किया, दूसरा लक्षण अपने आप को एक्सप्रेस नहीं किया। तो उन्होंने बताया कि भले ही, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर इस बात को समझेंगे, भले ही मतलब ये बौना और लंबा जीन्स एक दूसरे के साथ उपस्थित है, यहाँ पर भी उपस्थित है, लेकिन एक दूसरे के साथ में रहने के ऊपर भी क्या है, लंबा ने इसको क्या किया, हस्तक्षेप नहीं किया, मतलब उन्होंने अपनी स्वतंत्र आइडेंटिटी बनाए रखी है। ठीक है, जब इसको मौका मिलता है क्या करता है, अपने आप को एक्सप्रेस कर देता है। जैसे उन्होंने क्या किया, आपस में क्रॉस कराया इसका, तो टी टी, ठीक है, इस संदर्भ में देखा, मतलब बौना वाला जो लक्षण वाला जो है, लक्षण वाला जिस क्रोमोसोम पर है, अगर लंबी वाले क्रोमोसोम दोनों ही साथ में उपस्थित हैं तो ये एक दूसरे के क्या करते हैं, एक दूसरे के लक्षण को क्या करते हैं, मिक्सअप नहीं करते हैं। लेकिन जैसे ही इसको मौका मिलता है तो नेक्स्ट जनरेशन में क्या करता है, ये अपने आप को प्रकट एक्सप्रेस कर देता है। मतलब साथ साथ रहने पर भी क्या हो रहा है, इनके गुण आपस में मिक्सअप नहीं होते हैं। इसी को कहा गया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या प्यूरिटी ऑफ गेमिट्स कहा गया। क्लियर चीजें, तो इसका हम एग्जांपल हम देख सकते हैं। इसका एग्जांपल हमने देखा कि दोनों जो लंबे पौधे मिले हमको F1 जनरेशन में, जिसमें जो प्रभावी लक्षण जो है टी है लेकिन स्मॉल टी भी है, दोनों का आपस में अगर क्रॉस कराया जाता है तो F2 जनरेशन में क्या होता है कि एक जो है बौना पौधा शुद्ध रूप से बौना पौधे का अपने आप को प्रकट कर, कहने का मतलब है टी और टी साथ में रहते हुए भी एक दूसरे को क्या किए, यह प्रभावित नहीं किए, मिक्सअप नहीं हुए, इसलिए बोलते हैं इसको लॉ ऑफ सेग्रेशन या प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स कहा गया। ठीक है, आनुवंशिकता का तीसरा नियम जो देखिएगा मेंडल ने दिया था, यह तीसरा जो नियम है मेंडल के द्वारा जो प्रतिपादित किया गया था उसका नाम है स्वतंत्र अव्यूहन का नियम। ठीक है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जिसको कहा गया है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। जब यहाँ पर क्या किया, मटर के पौधे दो पौधों गुणों को लिया, और दो मतलब एक मटर के पौधों का दो गुणों को लिया और दूसरे विपरीत लक्षण वाले दो लक्षणों के लिए, और इनका आपस में क्या क्या करवाया गया, फर्टिलाइजेशन करवाया गया। ठीक है, और इसके आधार पर उन्होंने डबल हाइब्रिड क्रॉस के माध्यम से उन्होंने यह आनुवंशिकता के नियम का प्रतिपादन किया कि सभी लक्षण जो है वह इंडिपेंडेंट रूप से अपने आप को क्या करते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी क्या करते हैं, वह एक्सप्रेस करते हैं। और एक्सप्रेस जब करते हैं तो उनका रेशियो जो होता है 9:3:3:1 होता है। क्लियर है, हर लक्षण जो है वो अपने आप को क्या करता है, इंडिपेंडेंट रूप से क्या करता है, वह एक्सप्रेस करता है। इसको उन्होंने द्विसंकर क्रॉस के माध्यम से समझाने की कोशिश की, और इसके माध्यम से ही मेंडल ने जो नियम प्रतिपादित किया था वह आनुवांशिकता का नियम जो है आधार बनता है। क्लियर चीज है ये, जिसको हम समझेंगे, मानव के संदर्भ में समझेंगे। उससे पहले हम देखते हैं मनुष्य के अंदर जो है जेनेटिक जो मटेरियल होता है उसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम जीन्स कह रहे हैं, वह डीएनए होता है। क्या होता है, वह डीएनए और डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम पढ़ते हैं, समझते हैं डीएनए क्या होता है। ठीक है, डीएनए जो है किससे मिलकर बना होता है, यह पेंटोज शुगर होता है, फास्फोलिपिड और नाइट्रोजनस क्षार से मिलकर बना होता है। किससे होता है, पेंटोज डीऑक्सीराइबोस, फास्फोरिक एसिड और नाइट्रोजन क्षार। नाइट्रोजन क्षार में क्या होते हैं, देखिएगा डीएनए में एडेनिन होता है, थाइमिन होता है, साइटोसिन होता है और गुआनिन। याद रखिएगा, प्रीलिम्स में इतना ही क्वेश्चन आते हैं, क्या है, एडेनिन है, एडेनिन और थाइमिन है, साइटोसिन और गुआनिन, ATCG याद रखिएगा। यह डीएनए के क्या है, नाइट्रोजनस बेस होते हैं। ठीक है, क्लियर चीजें, इतना आप याद रखेंगे।
डीएनए की संरचना को सबसे पहले डिफाइन किया था किसने? वाटसन और क्रिक ने। क्या किया था? उसको बोलते हैं बाई हेलिकल या डाई हेलिकल संरचना जो है द्विगुणित मॉडल जो है किसके द्वारा दिया गया था? वाटसन और क्रिक के द्वारा दिया गया था। उस मॉडल को क्या बोलते हैं हम? डीएनए की संरचना का सबसे पहले पता जो है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, क्या कहते हैं इसको? डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, जिसको वाटसन और क्रिक ने सबसे पहले दिया था। ठीक है। और यही डीएनए क्या होते हैं? यही क्रोमोसोम पर स्थित होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? जीन्स कहते हैं। ठीक है। क्रोमोसोम पर उपस्थित डीएनए जो है एक लाइन में उपस्थित होते हैं, और इसी को क्या कहते हैं? हम जीन्स कहते हैं। और यही जो है क्या है? हेरिटेंस के क्या होते हैं? यह जेनेटिक जो है मैसेंजर होते हैं, जो एक पीढ़ी से क्या करते हैं? दूसरी पीढ़ी में ले जाने का काम करते हैं। तो याद रखिएगा, जीन्स, डीएनए क्या है? यह सब एक ही है। ठीक है, एक ही है। यह जेनेटिक जो क्रोमोसोम पर स्थित होते हैं, कहाँ पर स्थित होते हैं? यह क्रोमोसोम पर स्थित होता है। क्रोमोसोम पर रेखीय क्रम में जो डीएनए उपस्थित होता है, उसको हम क्या कहते हैं? जीन्स कहते हैं। क्लियर चीजें? तो मेंडल के जो आनुवंशिकता नियम है, वो वो किसको सपोर्ट करता है? जीन्स मॉडल को सपोर्ट करता है। और जीन से क्या करते हैं? लक्षणों को जो है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लेकर जाते हैं। तो हम बात करते हैं जो मेंडल्स के जो इनहेरिटेंस है, उसको मानव के संदर्भ में हम समझ रहे हैं। तो मेंडल का जो नियम है, उसका मनुष्य पर हम प्रभाव देख रहे हैं, तो हम आनुवांशिक बीमारियों को समझने में बहुत बड़ा हेल्प मिलता है। ठीक है। इसे प्रभाविता का नियम जो है, लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स हैं, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, इसके माध्यम से हम समझ सकते हैं। जैसे हम बात करते हैं मनुष्य की, हम बात करते हैं, एक होता है रंग वर्णांधता, एक बीमारी होती है ना वर्णांधता, जिसमें जो है मोस्टली जो है कलर को पहचानने की क्षमता खो देता है। मोस्टली जो कलर ब्लाइंडनेस होती है लाल और हरा रंग के प्रति होता है। ठीक है। जो कलर ब्लाइंडनेस वाले जो जीन्स होते हैं, वो कहाँ होते हैं? एक्स क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं। किस पर पाए जाते हैं? एक्स क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं। ठीक है। तो एक्स क्रोमोसोम पर पाए जा रहे हैं जीन्स। ठीक है। तो अगर किसी महिला में क्या होता है? दो एक्स क्रोमोसोम होता है। मान लीजिए कलर ब्लाइंडनेस वाला जीन्स इस पर पाया जा रहा है, तो इस प्रकार की जो महिला क्या कहलाएगी? वह कलर ब्लाइंडनेस की जीन्स करके क्या कहलाएगी? या कैरियर कहलाएगी। मतलब वह वाहक होती है। अभी पेशेंट नहीं होता है, क्योंकि दूसरा एक्स क्रोमोसोम क्या होता है? वह उसमें किसी प्रकार का मतलब वह नॉर्मल हो रहा है, तो यहाँ पर कैरियर कहलाती है। यही अगर मान लीजिए कि यह जीन्स जो है दोनों एक्स क्रोमोसोम पर उपस्थित हो जाती है, तो क्या हो जाती है? यह पेशेंट हो जाती है। क्या हो जाती है? पेशेंट होती है। पुरुष कभी भी कैरियर नहीं होता, क्योंकि उसमें एक्स क्रोमोसोम एक ही होता है। इसलिए पुरुष जो है हमेशा क्या होता है? या तो नॉर्मल होगा या पेशेंट होगा। ठीक है। अगर उसमें नहीं है तो क्या कहलाएगा? यह नॉर्मल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? नॉर्मल कहलाएगा। ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं, तो एक्स क्रोमो जो ये रक्त वर्णांधता वाला जो जीन्स है, किस पर पाया जाता होगा? वह एक्स क्रोमोसोम पर पाया जाता है। ठीक है। क्लियर चीज है ये। और यह अप्रभाविता के लक्षण को शो करे। जैसे मान लीजिए कोई महिला है जो क्या है? कैरियर है, और उसका विवाह जो है, और देखेंगे एक महिला है और कैरियर है, और उसका जो विवाह जो है एक सामान्य पुरुष से हो जा रहा है, तो उत्पन्न जो संतानें होंगी क्या होंगी? देखेंगे आप, इसके माध्यम से समझेंगे आप। ठीक है। एक पुरुष, एक लड़का जो है क्या होगा? नॉर्मल होगा। ये महिला तो फीमेल भी यहाँ पर नॉर्मल हो रही है। ठीक है। एक लड़का जो है क्या होगा? वह पेशेंट होगा, मतलब वह जो है कलर ब्लाइंडनेस होगा। और एक महिला, एक जो उसकी बेटी है, वो क्या होगी? वह नॉर्मल तो होगी, बट क्या कहलाएगी? वह कैरियर होगी। क्या होगी? वह कैरियर होगी। इसमें लक्षण तो नहीं दिखेंगे, दिखने में नॉर्मल है, बट वह कैरियर होती है। ठीक है। तो दो लड़कियां जो है वो नॉर्मल हो रही हैं, वो एक लड़की, दो लड़कियों में एक लड़की कैरियर होगी, बट लड़का जो है एक पेशेंट होता है और एक नॉर्मल होगा। क्लियर चीजें? इसके आधार पर हम क्या कर सकते हैं? मेंडल का अनुवंशिकता को नियम दे सकते हैं। हीमोफीलिया के संदर्भ में भी आप देख सकते हैं, हीमोफीलिया के भी संदर्भ में, हीमोफीलिया का भी जो है जीन जो है वह एक्स क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं। अगर महिला में पाए गए तो क्या कहलाएगी? यह हीमोफिलिक कैरियर कहलाएगी। ऐसे पाए गए तो क्या हो गया? यह दोनों क्रोमोसोम, यह पेशेंट हो जाएगा। पुरुष को है जो है कभी कैरियर नहीं होता है, या तो पेशेंट होगा या ऐसा नॉर्मल होगा। क्लियर है चीजें ये? तो मान लीजिए, अगर मान लीजिए कोई महिला जो है वह कैरियर है, और उसका जो है पुरुष पेशेंट से उसका शादी हो जा रहा है, तो उत्पन्न बच्चे जो है क्या होंगे? देखेंगे इसको। ठीक है। एक लड़का नॉर्मल होगा, एक लड़की नॉर्मल है, बट क्या है? कैरियर है।
ठीक है। एक लड़का पूरा पेशेंट हो रहा है यहाँ, और एक लड़की जो है पेशेंट हो रही है, ठीक है। अगर मदर कैरियर है और फादर पेशेंट है, तो एक लड़का जो है क्या होगा, पेशेंट होगा, एक लड़की पेशेंट होगी, ठीक है। एक लड़का जो है क्या होगा, नॉर्मल होगा, ठीक है। तो इसी से आप सभी प्रकार का दे सकते, हीमोफीलिया में आप कंडीशन अलग अलग करके दे सकते हैं। आप इसको आनुवंशिकता के नियम को इसमें पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो हीमोफीलिया के संदर्भ में होगा, क्लट बनाने के संदर्भ में होगा, ठीक है। इसी प्रकार कुछ जीन जो है वह वाई क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं, और वाई क्रोमोसोम जो है हमेशा जो है किससे आता है, मेल से, या मेल में ही जाएगा, या फीमेल में नहीं जाएगा। तो वाई क्रोमोसोम पर जो जीन्स होते हैं वह इनहेरिटेंस किसने होते हैं, फादर से जो है हमेशा सन में ही जाएंगे, मदर में वह नहीं जाते हैं। तो वाई क्रोमोसोम पर जो जीन्स पाए जाते हैं, खासकर जो है मान लीजिए बाढ़ने से जो गंजापन है, तो गंजापन करने वाला जो जीन्स होता है किस पर होता है, वह वाई क्रोमोसोम पर होता है, ठीक है। तो एक मान लीजिए महिला है, उसका शादी जो है एक गंजे पुरुष से हो रही है, जिस पर जो है वार्डनेस वाले गंजापन वाला जीन्स यहाँ पर अवेलेबल है। तो हम बात करते हैं, तो इसके सारे बच्चों में जो है गंजापन होने की प्रवृत्ति जो है, अगर लड़के होंगे तो उसमें चांस है कि वह लड़के जो है गंजापन वह लक्षण उसके अंदर आ जाए। महिलाओं में गंजापन, लड़कियां में गंजापन नहीं आएगा, ठीक है। इसी प्रकार बहुत सारे ऐसे लक्षण है जो वाई जीन्स पर होते हैं, जैसे हाइपरट्राइकोसिस, कान के ऊपर जो है बालों का आना, बाल्डनेस का होना, ये वाई जीन्स से, केवल वाई जीन्स। और वाई जीन्स की क्या, वाई जीन्स की में पाया जाए, एक्स वाई जीन्स क्या है, यह केवल पुरुष होता है, तो पुरुष से केवल पुरुषों में ही आएंगे। इस आधार पर जो है आनुवंशिकता के नियम को हम समझ सकते हैं। तो बहुत सारी जो है आनुवंशिक बीमारियों को जो है मेंडल के आनुवंशिकता के नियम के माध्यम से क्या किया जा सकता है, समझा जा सकता है। क्लियर चीज है ये, ठीक है। तो आपके रिलेटेड कुछ सेल बायोलॉजी से कुछ क्वेश्चन हम देखते हैं। तो पहला जैसे क्वेश्चन है यूपी पीसीएस में आया हुआ है, ये पीसीएस का अपर पीसीएस का क्वेश्चन है। दैट जैसे क्वेश्चन कैसा है, एक साधारण मानव में गुणसूत्र होते हैं, एक साधारण मानव में जो है गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। तो गुणसूत्र होते हैं, इसमें है 36 है, बी 42 है, सी 44 है, और डी है 46 है। तो क्या होंगे इसका आंसर, आपको मालूम है गुणसूत्र मानों में कितने होते हैं, 46 होते हैं, ठीक है। अगर ये जोड़ी में पूछेगा तो 22 जोड़ी, 23 जोड़ी, 24 जोड़ी, तो क्या होंगे, 23 जोड़ी हो जाएगा आंसर उसका, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन जो है एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन आए हैं, तो आप लोग ये क्लास को देखकर पूरा क्वेश्चन आप बना सकते हैं, ठीक है। एक दूसरा क्वेश्चन है, निम्न कोशिकांग में किसको पावर हाउस कहा जाता है, कोशिका का जो है पावर हाउस कहा जाता है। ए है ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बी है राइबोसोम, ठीक है, सी है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, और डी है आर ई आर। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, आपको मालूम है कि माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है। इसका आंसर क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार देखेंगे तीसरा क्वेश्चन, आप देखेंगे, देखिए बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। झिल्ली बनी होती है, प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। पहला लिपिड, बी प्रोटीन, सी कार्बोहाइड्रेट्स, डी ए एंड बी, ठीक है। तो इसका आंसर अभी से लिपोप्रोटीन बताया था, लिपिड प्रोटीन से बनी होती है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन देखेंगे, आइए इसको। तंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है, देखिएगा अच्छा क्वेश्चन है। जंतु, एक वहाँ क्वेश्चन आया है एमपीपीएससी में, जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित है, क्या अनुपस्थित है,
ठीक है। जंतु कोशिका में क्या पूछा है? कोशिका भित्ति, सेल वॉल, बी न्यूक्लियस केंद्रक, सी माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, डी जो है नन ऑफ दीज। तो जंतु कोशिका में क्या ऑप्शन है? तो जंतु कोशिका में देखिएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जाता है, सेल वॉल नहीं पाया जाता, इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। क्या अनुपस्थित है ना? तो क्या अनुपस्थित है तो क्या होगा? सेल वॉल हमेशा जंतु ये पादप कोशिका में उपस्थित होता है। ये एमपीपीएससी का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन जो है आपके जो है बायोलॉजी से कोशिका से संबंधित होता है। जेनेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन क्या है उसमें कह रहा हूँ, अनुवांशिकी के पिता किसे कहा जाता है? ठीक है। जेनेटिक्स रिलेटेड जो क्वेश्चन है वह है आनुवांशिकी के पितामह कौन है? ठीक है। तो कौन होंगे सबको मालूम है, इसको मेंडल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है, देखते हैं। जीवों में आनुवांशिक लक्षण जो है किसके द्वारा ले जाए जाते हैं? जीवों में आनुवांशिक मतलब संतानों में आनुवांशिक लक्षण जो है किसके द्वारा ले जाए जाते हैं? ठीक है। जीवों में जो है आनुवांशिक लक्षण जो है हेरिडिटरी जो है करेक्टर जो है किसके द्वारा लाए जाते हैं? ये है आर के द्वारा, बी है क्रोमोसोम के द्वारा, सी है राइबोसोम के द्वारा और डी है माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। तो किसके होगा? आपने पढ़ा है क्रोमोसोम के द्वारा ही ले जाए, इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये क्वेश्चन जो है पूछा गया था। हमारे शरीर में आनुवांशिकता की इकाई क्या है? क्वेश्चन आया हुआ है, हमारे शरीर में आनुवांशिकता की इकाई क्या है? क्वेश्चन है, शरीर में इसका आंसर क्या होगा? आनुवांशिकता की इकाई क्या होगी हमारे शरीर में? जीन्स होगा। क्या होगा? जीन्स होगा। ठीक है। इस प्रकार जो है आपने सारे क्वेश्चन को बनाकर देखा, आपने पढ़ा। एक बार जरूर वीडियो को देखिएगा और एक बार पूरा कंप्लीट वीडियो को देखेंगे तो आपको जो है ये सेल और बायोलॉजी और जेनेटिक्स से जो है दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपका सारे क्वेश्चन जो है यूपीएससी और पीएससी से बन जाएंगे। ठीक है। वीडियो को देखते रहिए।